जावास्क्रिप्ट 2 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। हमारी क्लास है ये जावास्क्रिप्ट की 2। लास्ट क्लास का क्लियर था सबको? सबने टास्क भी किया था जो हमने दिया था? पक्की बात है? अच्छा जी, तो उसको खोल लेते हैं हम वी एस कोड के ऊपर। मैंने लिखा सी एम डी जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट की एक एप्लीकेशन ओपन हो गई थी। मैंने यहाँ पर लिखा कोड स्पेस इंटर कोड स्पेस फुल स्टॉप, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये स्पेसिफिक फ़ोल्डर जो है मेरा वी एस कोड के ऊपर ओपन हो गया। न्यू स्टूडेंट हैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपसे जो पीछे देख रहे हैं जी। फिर काफ़ी दिन बाद नज़र आए हैं फिर आप? रोज़ आते हैं? पक्की बात है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ? रुस्तम? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनानी है। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि भाई हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल क्यों बनानी है? कोई बता सकता है? पढ़ तो हम जावास्क्रिप्ट रहे हैं। ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्लाइंट साइड के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। व्हेन वी गो टू बैकएंड सर्वर साइड, तो हमें क्या है, एचटीएमएल की फाइल नहीं बनानी होती, हम सर्वर साइड के ऊपर कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अभी जो हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारा ब्राउज़र के ऊपर हो रहा है, और ब्राउज़र हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन है, और ब्राउज़र सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल को ही ओपन करता है ब्राउज़र के ऊपर। तो हमने क्या किया कि भाई हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बना दी, और उसको हम लिंक करेंगे अपने स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ, कि भाई अब क्या होगा कि वो जावास्क्रिप्ट लिंक हो गई तो वो जावास्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, उसके बाद हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं ऐप डॉट जेएस करके। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन रिकमेंडेड है जिस तरीके से हमने एचटीएमएल में इंडेक्स नाम रखा था, सीएसएस के अंदर स्टाइल नाम रखा था, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी रिकमेंडेड हमारे पास होता है ऐप डॉट जेएस, कि भाई हम उसका नाम ऐप लिखते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपने फाइल का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ। सबसे पहले बॉयलर प्लेट की कमांड क्या थी? Shift 1 इंटर करता हूँ, और साथ ही साथ जो है मैं लिंक कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट के टैग को। क्या करना है, जहाँ पर बॉडी का टैग ओपन हो रहा है उसके नीचे रखना है, या जहाँ पर बॉडी का टैग बंद हो रहा है उसके ऊपर रखना है स्क्रिप्ट का टैग? जहाँ हमारा बॉडी का टैग बंद हो रहा है उसके ऊपर हमें क्या है, एक स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करना है। मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, उसके ऊपर वो बोलेगा कि भाई एसआरसी के अंदर मतलब अपनी स्पेसिफिक फाइल दो जो आपको क्या करनी है, लिंक करनी है स्पेसिफिक एचटीएमएल के साथ। मैं बोलता हूँ कि फुल स्टॉप स्लैश जो हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि दो स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, एक का नाम app.js है, एक का नाम index.html है। मैं बोलूँगा कि भाई मुझे app.js को लिंक करना है। तो हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारे इस स्पेसिफिक HTML की फ़ाइल के साथ लिंक हो गई है। ठीक है, सबसे पहले ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। मैं गया गो लाइव, और ये स्पेसिफिक मेरे पास ब्राउज़र के ऊपर रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़िलहाल के लिए कुछ आउटपुट हमारे पास आ जाए, हेलो वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। आगे जाके जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल का कोड लिख रहे होंगे, और वो उस स्पेसिफिक कोड को हमारे एग्जीक्यूट कर रहा होगा एचटीएमएल के अंदर फुली डायनेमिक। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि हेलो वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे पास आउटपुट आ गया। अब हम जाते हैं कि भाई हमने कल जो जो चीज़ें पढ़ी थी उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग एक बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि बिल्ट इन क्या होता है? भाई बिल्ट इन फीचर्स या बिल्ट इन मेथड्स फंक्शंस उनको कहते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद बिल्ट इन हमें प्रोवाइड करती है। वो जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो स्पेसिफिक मेथड्स हैं, वो डिक्लेयर हुए हैं, वो बने हुए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उनको जाके यूज़ करना है। हम खुद के फंक्शंस खुद के मेथड्स भी बना रहे होंगे आगे जाके, लेकिन कंसोल डॉट लॉग क्या है? हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है। अब ये यूज़ क्यों होता है? ये हम यूज़ करते हैं अपना आउटपुट देखने के लिए, अपनी स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने कोड लिखा है उसका आउटपुट देखने के लिए, डिबगिंग करने के लिए, कि भाई हम हमारे पास कोई इशू हो जाए तो हम उसको किस तरीके से डिबग करें। मतलब सिंपली अगर हम एक सेंटेंस के अंदर बोलें तो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास मेथड है जो हमें आउटपुट शो कराता है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं?
ठीक है, जूम कर दिया, विजिबल है सबको। कंसोल डॉट लॉग तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कंसोल डॉट लॉग हम यूज़ करते हैं डिबगिंग के लिए, और ये हमें आउटपुट दिखाता है हमारी स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के कोड का। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो अब ये क्या है, स्पेसिफिक आउटपुट मुझे शो कराएगा। अब ये आउटपुट मुझे शो कहाँ कराएगा, ये आउटपुट मुझे मेरे ब्राउज़र के ऊपर शो कराएगा, क्योंकि हम क्लाइंट साइड के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप आगे आ जाएं, लास्ट में जो है आगे आएँ, आप दोनों भी आगे आएँ, और आप भी जी आगे आ जाएं। ठीक है, अब इसको मुझे जो है वो व्यू करना है, मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, सिंपली जाके जो है राइट क्लिक करूँगा, तो इन द लास्ट मुझे एक जो है स्पेसिफिक टैब मिल रहा होगा जिसका नाम है हमारे पास इंस्पेक्ट। मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डेव टूल खुल जाएगा क्रोम का। एज यू नो हमने HTML CSS के अंदर ये यूज़ किया था फॉर डिबगिंग का CSS, कि भाई हमारे पास स्पेसिफिक एलिमेंट टारगेट करके हम उसकी CSS देखते थे, उस एलिमेंट को व्यू करते थे। अब वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास एलिमेंट का टैब ही एक्टिव होता है, लेकिन हमें जाना है अब कंसोल के ऊपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जितने भी कंसोल्स दिख रहे होंगे वो हमारे को कंसोल वाली हमारे पास टैब के ऊपर दिख रहे होंगे। अब मैं जैसे ही मैं गया कंसोल के ऊपर तो मेरे पास शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम जितना भी काम करेंगे, जितने भी कंसोल लोग लिखेंगे, वो सारे कंसोल लोग हमें इस स्पेसिफिक विंडो के ऊपर, इस स्पेसिफिक कंटेनर के ऊपर दिख रहे होंगे, जो हम एक्सेस कर सकते हैं क्रोम डेवलप टूल से, ठीक है। उसको एक्सेस करने का तरीका है कि आप शॉर्टकट की है, या तो आप डायरेक्ट जाके F12 लिखेंगे तो आपके पास डेव टूल ओपन हो जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे, सिंपली जाके राइट क्लिक करेंगे ऑन द ब्राउज़र, इन द लास्ट आपको मिलेगा इंस्पेक्ट, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रोम डेव टूल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है कंसोल, जितने भी हमने लगाए थे अपने जावास्क्रिप्ट में वो लॉग्स देखने के लिए आपको जाना है कंसोल वाले टैब के अंदर, और जितने भी आपके पास लॉग्स होंगे वो सारे शो होंगे इस स्पेसिफिक विंडो के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये चीज़ तो सबको पता चल गई होगी आई होप, ठीक है जी। कौन से पेज पे जी, आप अब पेज पे भी शो करा सकते हैं। जब हम आगे जाके जो है वो डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो हम HTML लिख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और डायनेमिकली रेंडर करा रहे होंगे अपने पेज के ऊपर, लेकिन हम फिर भी कंसोल डॉट लॉग ही यूज़ करेंगे। हम अपना आउटपुट जो है वो स्पेसिफिक विंडो पे अपना स्पेसिफिक ब्राउज़र पे या स्पेसिफिक विंडो पे नहीं दिखाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों, हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं डिबगिंग के लिए, अपना आउटपुट देखने के लिए, हम एज अ डेवलपर यूज़ कर रहे हैं। अब आपने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाया, आपने एक फंक्शन बनाया, अब आप देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है, आप यूज़र को थोड़ी दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट जो है ये स्पेसिफिक लॉग अगर आप HTML प्रिंट करेंगे तो यूज़र को भी दिख रहा होगा, हमारी लाइव एप्लीकेशन पे दिख रहा होगा। कंसोल डॉट लॉग तो डेवलपर्स के लिए बनाया गया है कि वो उन्होंने जो स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट देखना है, कोई इशू आ रहा है उसको डिबग करना है, तो कंसोल डॉट लॉग से देख सकते हैं कि भाई किस स्पेसिफिक फंक्शन में इशू आ रहा है, क्या ये फंक्शन आउटपुट दे रहा है, या क्या हमें जो है स्पेसिफिक हमें ये देखना है कि भाई ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या स्पेसिफिक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, इसके बाद हमें क्या आउटपुट दिख रहा है। ये चीज़ डेवलपर के लिए बनाई गई है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम कंसोल डॉट लॉग की जगह वो डायरेक्ट हम HTML पे दिखा रहे होंगे, इससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। ये डेव टूल्स तो हमारे लिए बनाया गया है ना, डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, तो डेवलपर क्या करेगा, सिंपली साइड बार में जाके कंसोल के अंदर चेक कर सकता है जाके, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग में आप अपनी खुद की जो है वो जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, और ये जो है हमारी रन टाइम के ऊपर ब्राउजर के ऊपर कंपाइल हो रही होगी, हमारे को शो हो रहा होगा आउटपुट। जिस तरीके से हम CSS लिख सकते हैं ना डेव टूल के अंदर, उस तरीके से कंसोल के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा अलर्ट, मैंने लिखा यहाँ अलर्ट, उसके बाद मैंने लिखा हेलो, इंटर किया, ठीक है, तो हम जो है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आउटपुट भी देख सकते हैं और अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम VS कोड पे जाके चेक करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है ऑन द रन टाइम, कि भाई आप नहीं जा रहे अभी ब्राउजर के ऊपर, स्पेसिफिक VS कोड के ऊपर टाइम लगेगा, हमें जल्दी से ये स्पेसिफिक चीज़ टेस्ट करनी है, इशू क्या है, तो आप कंसोल डॉट लॉग में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, वो रन टाइम के ऊपर आपके ब्राउजर के ऊपर कंपाइल हो रहा होगा। लेकिन जैसे CSS के अंदर क्या होता था कि जैसे हम पेज को रिलोड करते थे वो कोड जो है वो हमारा हाइड हो जाता था, इसी तरीके से सेम हमारे पास जैसे हम कोड जो स्पेसिफिक अपनी ब्राउज़र को रिलोड करेंगे तो हमारे पास से वो स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक कोड गायब हो जाएगा, जिस तरीके से CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ चली जाती थी और जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती थी वही शो हो रही होती थी।
ठीक है, ये चीज़ हम आगे देख रहे होंगे। इसके अलावा भी इसके और फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स भी हम आगे देख रहे होंगे। अभी आपको बेसिक ये समझना है कि कंसोल डॉट लॉग यूज़ होता है हमारा आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट का। बातें नहीं करें, यहाँ देखें सब। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था अलर्ट। अलर्ट मैंने आपको बताया था कि भाई अलर्ट भी एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो क्या करता है आउटपुट को एज अ पॉपअप हमारे पास शो करा रहा होता है। जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप के अंदर वो स्पेसिफिक टेक्स्ट, वो स्पेसिफिक जो भी हम लिखें उसमें नंबर लिखें, टेक्स्ट लिखें, जो भी हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं वो एज अ पॉपअप हमारे को शो हो रहा होता है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर जाके लिखा अलर्ट। मैंने अलर्ट का फंक्शन कॉल किया। इसके अंदर आप इसके अंदर देख भी सकते हैं, जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे ये बता भी रहा था कि ये स्पेसिफिक फंक्शन क्या चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसने लिखा हुआ है मैसेज। ये क्या करेगा, एक मैसेज एक्सेप्ट करेगा। आप इसके अंदर एक मैसेज जो है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसकी जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ूँ तो उसने लिखा हुआ है कि भाई विंडो डॉट अलग instruct the browser to display a dialog within an optional message and to wait until the user dismiss the dialog। ठीक है, इसके अंदर इसने खुद ने बताया हुआ है कि भाई ये एक हमारे पास जो है ब्राउज़र के ऊपर एक डायलॉग डिस्प्ले करता है विद ऑप्शनल मैसेज, कि भाई आप इसके ऊपर कोई भी मैसेज डाल सकते हो। अच्छा, वो मैसेज ऑप्शनल है, अगर मैं मैसेज नहीं डालूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक खाली पॉपअप शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं जाके रिलोड करके दिखाऊँ आपको तो मेरे पास एक एम्प्टी पॉपअप शो हो रहा है। ये चीज़ें मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि भाई ये ऑप्शनल का मुझे कैसे पता चला है कि ये ऑप्शनल है, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। ये सब चीज़ें हम एडवांस में पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी चाह रहा हूँ कि आपकी आदत हो, आप डिबगिंग करना जो है VS कोड पे सीख जाओ, कि आप जाके ब्राउज़र पे आपको रन टाइम एरर्स फेस करने पड़े, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ कि भाई हम कुछ चीज़ें जो है वो VS कोड पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ओवर किया, उसने मुझे पूरा फंक्शन का बायोडाटा बता दिया कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये क्या आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इसने बोला कि भाई अलर्ट के अंदर आप एक मैसेज जो है वो लिख सकते हो और एक ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये एक ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है जिसका नाम है मैसेज। ठीक है, मैसेज के आगे अगर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड के बाद कोई स्पेसिफिक और टेक्स्ट होता, दो और स्पेसिफिक टेक्स्ट होते तो क्या होता, वो तीन फंक्शन एग्जीक्यूट, तीन स्पेसिफिक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। चार होते तो वो चार कर रहा है। अभी क्या है कि एक ही हमारे पास मैसेज, तो ये क्या करेगा कि एक ही हमारे पास क्या स्पेसिफिक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ये फंक्शन बिल्ट इन। अब मैंने इसके अंदर जाके लिखा अलर्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हेलो दिस इज अ अलर्ट। ठीक है, मैं गया अपने ब्राउज़र के ऊपर, मैंने जैसे ही रिलोड किया तो मेरे पास दिख रहा है हेलो दिस इज़ अ अलर्ट। ठीक है, ये रिवीजन करा रहा हूँ क्विक, ये सब चीज़ हमने पढ़ ली थी आगे। दोनों आगे आए आप, शाहजेब और सत्तार, यहाँ आ जाएं। और आप भी, पता नहीं आप लोगों को क्या शौक है पीछे बैठने का, आप भी आगे आएँ। ठीक है, अलर्ट समझ में आया, कंसोल समझ में आ गया, पक्की बात है। कोई कंफ्यूजन इन दोनों में, किसी को कोई कंफ्यूजन इन दोनों में, पक्की बात है। ठीक है, तो अब हमने एक चीज़ और देखी थी, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं हम डेटा को स्टोर कराने के लिए, कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई हम एक स्पेसिफिक आइटम जो है वो स्टोर करा दें अपने जावास्क्रिप्ट के अपने स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जब हमें इसकी नीड पड़े तो हम उसको ईजिली जो है वो उसके नाम से यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास एक स्टोर है, उसके अंदर कोई आइटम है। ठीक है, उसका हमने एक यूनिक नाम जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया कि इस स्पेसिफिक चीज़ का नाम ये होगा। जब भी हम उसको यूज़ करना चाहें हम उसी उसका नाम कॉल करेंगे, वो चीज़ हमें एक्सेसिबल हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि भाई वेरिएबल्स हमारे पास एक टाइप है जिसकी हेल्प से जो है हम उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, और जब हमें उसकी नीड होगी तो हम उसके नेम से, जो हमने उस स्पेसिफिक आइटम का नाम रखा था, उसको कॉल करके हम वो स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। हम कहीं भी जाके, चाहे वो हमने वेरिएबल फर्स्ट लाइन के ऊपर डिक्लेयर किया, हम लास्ट के अंदर उसको जो एक्सेस कर सकते हैं, मिडिल में एक्सेस कर सकते हैं, पूरी जावास्क्रिप्ट की स्पेसिफिक फाइल के अंदर हम उसको कहीं भी
एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। मैंने यहाँ पर जाके लिखा var और मैंने यहाँ पर लिखा नेम। तो वेरिएबल नेम मतलब क्या है कि हम क्या स्टोर करा रहे हैं, इसके अंदर नाम जो है स्टोर करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो है आप प्रो डेवलपर जब भी बन सकते हैं जब आप हर चीज़ का नाम मीनिंगफुल रखें। अब आप इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ इन्फॉर्मेशन सेव कराएंगे वही स्पेसिफिक आपको वेरिएबल का नाम रखना है कि भाई सामने वाला अगर कोई दूसरा बंदा कल को आगे कहीं दूसरा डेवलपर या कोई आपका कोड रिव्यू कर रहा हो तो उसको पता हो कि भाई आप इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर करा रहे हो। और ये डिबगिंग के लिए भी आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि भाई आगे जाके आप इस पर डिबगिंग कर रहे होंगे, इसके ऊपर कोई AI टूल यूज़ कर रहे होंगे तो उसको पता भी तो हो कि भाई इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर नाम क्या, इस ये स्पेसिफिक वेरिएबल यूज़ क्या कार कर आ रहा है, इस स्पेसिफिक वेरिएबल से हो क्या रहा है। तो वो क्या उसको कैसे डिडक्ट करेगा, उसके नेम से डिडक्ट करेगा कि भाई स्पेसिफिक वेरिएबल का जो नाम है उसके हिसाब से वो उसका कॉन्टेक्ट समझ जाएगा 80% की स्पेसिफिक वेरिएबल कर क्या रहा है। तो वेरिएबल्स के नाम आपको हमेशा मीनिंगफुल रखने हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर नाम लिखता हूँ, अपना नाम लगा देता हूँ मैं अयान। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने लिखा अयान। उसके बाद क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कोर्स का कल जी। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा हमारे पास SMIT वेब एंड ऐप का कोर्स चल रहा है। ठीक है, अब ये डेटा क्या है हमारे पास, ये डेटा हमारा टेक्स्ट सेव करा रहे हैं। वेरिएबल्स हम मुख्तलिफ टाइप के जो है हम डेटा टाइप जो है हम अपने वेरिएबल्स में सेव करा सकते हैं। हम उसके अंदर टेक्स्ट भी सेव करा सकते हैं, हम उसके अंदर नंबर भी सेव करा सकते हैं, हम उसके अंदर फ्लोट भी सेव करा सकते हैं, हम उसके अंदर बूलियन भी सेव करा सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ अभी कि बूलियन क्या होता है, नंबर फ्लोट भी पता होगा आपको। फ्लोट पता है ना क्या होता है, जिस वैल्यू के साथ डेसिमल आ रहा होता है, जिस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर डेसिमल आ रहा होता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं। मैथ के अंदर भी हम उसको फ्लोट बोलते हैं और अपने टेक्निकल टर्म के अंदर भी उसको हम फ्लोट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप की जो है वो डेटा को सेव करा सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। हम एडवांस में जाएंगे तो एरे और ऑब्जेक्ट्स में वो भी हम वेरिएबल्स के अंदर सेव करा सकते हैं, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम बेसिक डेटा टाइप्स की बात करें तो बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास होती है नंबर, स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास फ्लोट, बूलियन और बिग इंटीजर। बिग इंटीजर जो होता है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक जब हमारे पास जो है बिलियंस के अंदर जब हमारी अमाउंट चली जाती है उसके बाद हम को क्या करना होता है, बिग इंटीजर यूज़ करना होता है। वो यूज़ केस होता नहीं है हमारे पास, लेकिन बिग इंटीजर हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद हमें बिग इंटीजर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंटीजर मैक्स वैल्यू इन JS ठीक है, तो मैक्स हम कितना कहाँ तक डेटा सेव करा सकते हैं, ये इस इतनी वैल्यू के बाद जो है वो हमें बिग इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा हम जो है वो वैल्यू लिख रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होगी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, उसके बाद हमारे पास बिलियंस, मतलब ये ट्रिलियंस के अंदर वैल्यू है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा अगर आपको कोई वैल्यू सेव करानी है तो आपको बिग इंट यूज़ करना पड़ेगा, ना कि आप उसको नंबर यूज़ करेंगे। ये हम आगे पढ़ रहे होंगे, आगे देख रहे होंगे सब चीज़ें। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी सिंपली मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने एक स्ट्रिंग यूज़ किया है। जो भी हम जो स्पेसिफिक टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल में डेटा रख रहे होंगे तो वो हमारा उसकी जो डेटा टाइप कंसिडर होगी वो होगी स्ट्रिंग। उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में उस स्पेसिफिक डेटा टाइप को बोला जाता है जिसके अंदर हम पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं। और उसके लिए शर्त ये है कि भाई आप जो है ऐसे सिंपल टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे सिंपल टेक्स्ट लिख रहे होंगे, मैंने लिखा SMIT वेब एंड ऐप, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई SMIT नाम से उसने फर्स्ट का क्या किया, वेरिएबल उठा लिया, उसके बाद स्पेस के बाद बोल रहा है कि भाई स्पेस तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो समझ रहा है कि आप वेरिएबल लगा रहे हो। जब तक आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप नहीं करोगे, जब तक ये नहीं समझेगा कि ये स्पेसिफिक टाइप है क्या। जब हम इसके को जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप कर देंगे तो ये बोलेगा हाँ भाई ये टेक्स्ट है और इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, देखिए इसने मुझे बता भी दिया। अगर मैं होवर कर रहा हूँ अपने वेरिएबल के ऊपर तो बता रहा है कि आपने एक वेरिएबल कोर्स के नाम से डिक्लेयर किया है और उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और इसकी शर्त यही है कि आप उसको इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोमा के अंदर क्या करोगे,
रैप करोगे। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो सिंगल स्पेसिफिक कोमा के अंदर भी इसको रैप कर, कोमा बोल रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी उसको रैप कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये हमारे पास एक रूल है कि हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे होंगे वेरिएबल के अंदर, या तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे या तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। तो फिर वो हमारा जो है वो वेरिएबल समझेगा कि भाई आया इस बंदे ने इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप रखी है वो स्ट्रिंग रखी है, उसने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब वेरिएबल्स के अंदर जो सिर्फ स्ट्रिंग थोड़ी होगा, हम तो नंबर्स भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हम बूलियंस भी यूज़ कर रहे होंगे आगे। नंबर्स, अब कोई आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो एज कैलकुलेटर बना रहे हो आप, ठीक है, उसके अंदर आप यूज़र की एज कैलकुलेट करोगे। कौन? फ्लोट में क्या लगाया आपने? डॉट? डेटा टाइप इसकी नंबर ही बताएगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फ्लोट नाम की कोई डेटा टाइप नहीं होती। मैं बताऊंगा आपको टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है आगे, लेकिन वो फ्लोट ही कंसिडर होता है हमारे पास, मैं बताऊंगा अभी आगे। अच्छा जी, समझ में आ गया स्ट्रिंग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम? पक्की बात है। अब हमें चाहिए भाई एज। मैंने आपको जैसे भी बता रहा था कि भाई हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, एज कैलकुलेटर बना रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा, यूज़र जो है वो करंट जो है नहीं, यूज़र जो है ये बताएगा कि वो किस ईयर के अंदर जो है वो बॉर्न हुआ था, और वो अभी हम क्या करेंगे कि उसको कैलकुलेट करेंगे करंट एज के साथ, और उसके लिए और उसके बाद उसको एक आउटपुट में नंबर दे देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। हमें तो कोई टैक्स यूज़ ही नहीं करना, हमने ना उसको टैक्स देना है। वो हमसे जो है वो नंबर्स के अंदर ही ईयर मालूम करेगा जिस ईयर के अंदर हम बॉर्न हुए हैं, और आउटपुट के अंदर भी क्या देगा, नंबर ही देगा। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो नंबर भी यूज़ कर रही होती है, नंबर ऐसा इनपुट ले रही होती है, नंबर ऐसा आउटपुट दे रही होती है। तो उसके लिए भी हमें जो है वो कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम अपना नंबर स्टोर कर सकें। तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट बोलता है कि भाई आप वेरिएबल के अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा एज, और उसके बाद हमारे पास नंबर के लिए हमें नीड नहीं है कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग या इन्वर्टेड कोमा की, ताकि वो उसको कंसिडर तो करे, क्योंकि इसके अंदर डेटा टाइप्स होती ही हैं। ठीक है, सी के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं, सी शार्प के अंदर डेटा टाइप होती हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स नहीं होती हैं, ना पाइथन के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। तो इसके लिए हम आगे जाके टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, विच इज द सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर डिक्लेयरिंग अ टाइप्स। ये हम आगे पढ़ रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट जो है हमारी टाइप कैसिंग लैंग्वेज, टाइप कास्टिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे पास टाइप्स नहीं होती हैं। तो अब वो पहचानेगा कैसे, तो हम उसको नंबर के लिए सिर्फ सिंपल नंबर देंगे कि भाई सिंपल हमारे पास ये 10 है। तो फिर जब हम उसके ऊपर मैं होवर करके आपको दिखाऊं तो क्या शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, हमारे पास नंबर शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इस एज इस वेरिएबल के अंदर 10 को रैप कर दूंगा इन्वर्टेड कोमा में, तो अभी क्या शो करा रहा है, स्ट्रिंग। तो नंबर्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उसके अंदर, हमें फीचर में अगर करने होंगे तो नहीं कर सकोगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं नंबर्स के ऊपर, अभी नंबर ही नहीं है तो कैसे जो है वो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमेशा हमें जब भी नंबर लिखना है तो हमें विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, वो ऑटोमेटिक उसको नंबर ही कंसिडर करेगा। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 से लेके 0, जो हमारे पास नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, वो स्पेसिफिक नंबर्स हमारे पास हम सिंपल उनको ऐसे ही लिखेंगे, ना उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ना कोई एडिशनल पैरामीटर ऐड करेंगे। ठीक है, नंबर और स्ट्रिंग समझ में आ गया क्या होते हैं, किस तरीके से हम नंबर का वेरिएबल बना सकते हैं, स्ट्रिंग का वेरिएबल बना सकते हैं। पक्की बात है। कौन सा कॉमा? ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हम जब लिखते हैं जब हम अपने जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होगी, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हम डेटा सेव करा रहे हैं। अब आपका नाम है टेक्स्ट है, मेरा नाम है टेक्स्ट है, किसी कोर्स का नाम है टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर हम कोई भी डेटा सेव कराएंगे तो उसको हमें डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेव करना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना होगा। तो जब भी जावास्क्रिप्ट कंसिडर करेगा कि आया कि आपने इस वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग सेव कराया, अगर आप विदाउट इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दोगे तो वो सबसे पहले तो ये समझेगा कि आपने कोई वेरिएबल बनाया है। फर्स्ट SMIT को उसने क्या समझा, आपने एक वेरिएबल बनाया है, स्पेस दिया, तो स्पेस तो वैसे ही अलाउड नहीं होता वेरिएबल्स के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो वो बोल रहा है कि भाई या तो आप इसके अंदर जो है हमारे पास सेपरेट कॉमा से इसको सेपरेट करो सारे वेरिएबल्स को, या क्या करो इनके अंदर से स्पेस हटा दो। अगर मैं इनके अंदर से स्पेस हटा दूंगा तो इसको एक वेरिएबल समझेगा। अब इतने रन टाइम पे ऊपर तो एरर नहीं दिया मुझे, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा तो मेरे पास जो है वो एरर आएगा, SMIT वेब एंड ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। मैं आपको अगर चेक कराऊं,
ठीक है, क्योंकि इस नाम का तो कोई वेरिएबल बना ही नहीं है ना। हमारा कंपाइलर बोल रहा है कि भाई इस बंदे ने जो है वो कोई स्पेसिफिक इस वेरिएबल के अंदर एक दूसरा वेरिएबल रखा है SMIT वेब एंड ऐप। अब वो ऊपर जाके फाइंड कर रहा है, वो बोल रहा है इस नाम का तो कोई वेरिएबल इस यूज़र ने डिफाइन ही नहीं किया, तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई वेब एंड ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। इसलिए आपको भाई उसको बताना है कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर आपको टेक्स्ट को सेव करना है, तो आपको इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और टेक्स्ट फॉर्मेट में आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि आप स्पेसिफिक वर्ड को, स्पेसिफिक लेटर को, स्पेसिफिक सेंटेंस को टेक्स्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप कर दो। ठीक है, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो फिर जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर समझेगा कि भाई हाँ इस बंदे ने स्ट्रिंग सेव करा है, कोई टेक्स्ट सेव करा है इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर। अब मैं जाके चेक करूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाओगे, जब भी आप उसके अंदर कोई टेक्स्ट सेव करा रहे होंगे, तो उस टेक्स्ट को आपको इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थी वेरिएबल्स फॉर नंबर्स हो गया, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, अब कल मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि भाई वेरिएबल्स उन्होंने नीचे बनाए और एक्सिस इसको ऊपर कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखूँ console.log, ये एक्सिस होगा? कौन कह रहा है एक्सिस हो जाएगा? मतलब कौन ऐसा है जो कह रहा है नहीं होगा, वो हैंड रेस करें। बाकी जो नहीं किया वो कह रहे हैं कि हो जाएगा। आई थिंक चेक कर लेते हैं। मैं गया अपने ब्राउज़र के ऊपर, क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनडिफाइंड। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन को कोड एग्जीक्यूट करता है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हो ना, तो आपको उसका बिहेवियर भी जानना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से हमारे कोड को कंपाइल कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रही होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे एरर भी होगा ना, तो वो उससे पहले वाला सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगी और जहाँ पर एरर है उसके बाद वो स्पेसिफिक जो हमारा कंपाइलर है वो वहीं रुक जाएगा। अगर हमारे पास जैसे सी होता है, सी के अंदर क्या होता है, हमारे पास पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है। इफ़ एनी मिस्टेक वो कभी कंपाइल ही नहीं होगा। जब तक आप एक एक एरर उसके अंदर से रिजॉल्व नहीं कर दोगे, वो कोड कभी कंपाइल ही नहीं हो रहा होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। वो पहले फर्स्ट लाइन को कंपाइल करेगा, अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी देन सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा, देन थर्ड एग्जीक्यूट करेगा, देन फोर्थ एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ ये उसने जो है कोई एरर फाउंड किया फिफ्थ लाइन के अंदर, तो वहीं पे वो रुक जाएगा। लेकिन उससे पहले की चारों लाइनों को वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जिसने सी पढ़ी होगी, सी शार्प पढ़ी होगी, और हमारे पास आई थिंक जावा के अंदर भी ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो जो कोड है एक साथ हमारे पास कंपाइल हो रहा होता है, तो उसके अंदर कोई भी एरर होगा तो वो कोड कभी कंपाइल, कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं जब तक आप उसके अंदर से एक एक एरर को रिजॉल्व नहीं कर दो। तो जावास्क्रिप्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि हमारे पास क्या होता है, रन टाइम के ऊपर हमारे पास जो है वो कोड कंपाइल हो रहा होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेकिन नुकसान ये कि जहाँ पर आपका एरर आएगा वो उस कोड को वहीं पर जो है वो रोक देगा, उससे आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। चाहे आपकी 6, 7, 8 लाइन सही होगी, अगर 5 के ऊपर कोई एरर आएगा तो 5 के ऊपर ही वो आपके स्पेसिफिक कोड को रोक देगा, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। तो ये बिहेवियर भी आपको जानना ज़रूरी है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी मिस्टेक की थी, वेरिएबल्स को नीचे डिफाइन किया था, एक्सिस उनको ऊपर कर रहे थे। अब आप खुद सोचो, आपके अगर आप कॉमन सेंस लगाओ अपनी, तो कंपाइलर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आप अपने जो है वो ब्रेन के अंदर इसको प्रोसेस करो कि मैंने भाई एक स्पेसिफिक 6 लाइनें लिखी हैं। मैंने सबसे उसको पहले उसने क्या करा, console.log हेलो वर्ल्ड, उसने बोला एक हार्ड कोडेड वैल्यू है console.log हेलो वर्ल्ड का मतलब ये है कि भाई इसको आउटपुट को ब्राउजर पे शो कराना है। उसने एग्जीक्यूट कर दी लाइन नंबर 1। उसके बाद आपने बोला अलर्ट हेलो दिस इज़ अ अलर्ट, उसने बोला हाँ ये बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन पड़ा हुआ है, उसके अंदर डिक्लेयर भी हुआ है। वो क्या काम करेगा, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक टैग्स दोगे उसको ऐसा पॉपअप शो करा देगा। उसने सेकंड लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी। अब वो गया थर्ड लाइन के ऊपर, आपने बोला console.log कोर्स, वो बोल रहा है कि भाई कोर्स क्या है ये, मेरे को ना फर्स्ट लाइन के ऊपर इस तरीके का कोई वेरिएबल मिला, ना सेकंड लाइन के ऊपर इस स्पेसिफिक वेरिएबल मिला, ये है क्या कोर्स। तो उसने बोला कि भाई मुझे तो स्पेसिफिक वेरिएबल मिला ही नहीं, तो उसने एरर दे दिया कि भाई कोर्स तो आपने डिफाइन ही नहीं किया।
उसके बाद उसने क्या किया, 4, 5 और 6 लाइन एग्जीक्यूट की। भाई उसने देखा 4 लाइन के अंदर आपने भाई एक वेरिएबल बनाया है नेम के नाम से, उसके अंदर आयान स्टोर किया है। 5th लाइन के अंदर आपने एक कोर्स बनाया, उसके अंदर आपने SMIT वेब एंड ऐप स्टोर किया है। उसके बाद आपने 6th लाइन के अंदर एक एज का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आपने 10 स्टोर किया है। अब मैं इधर console.log लगाऊंगा तो मैंने यहाँ पर लिखा console.log कोर्स। मैं गया अपने ब्राउज़र के ऊपर, चेक किया तो फर्स्ट के ऊपर उसको अनडिफाइंड मिला, बाद के अंदर उसने बोला हाँ भाई अब तो मुझे वेरिएबल मिल गया है, मेरी मेमोरी में जाके सेव हो गया है, इस नाम का वेरिएबल एग्जिट करता है कोर्स नेम के नाम से, तो उसने कंसोल में प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ रहे हो तो आपको उसका बिहेवियर भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट करता है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। ये कॉमन सी चीज़ अगर आप समझ लोगे तो आपके पास एरर्स कम आएंगे और आप एक अच्छे जो है वो प्रो डेवलपर बन पाओगे। तो आपको ये नहीं कि बस आपको रट्टा लगाना है कि भाई ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, आप अपना एक कॉमन सेंस यूज़ करो ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क किस तरीके से कर रही है बिहाइंड द सीन। वो कंपाइल कर रहा है ना कोड, अब उसको उसके ऊपर तो वेरिएबल मिला ही नहीं जब वो लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल कर रहा है। आपने क्या किया है, 5th के अंदर स्पेसिफिक आपने उसको डिक्लेयर किया है वेरिएबल के अंदर एक्सेस, आप उसको 4 में कर रहे हो तो वो ढूंढेगा 1, 2, 3 लाइन के अंदर, उसको उस नाम का कोई स्पेसिफिक वेरिएबल ही नहीं मिलेगा तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ना कि उसको पहले। ठीक है, होपफुल अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पक्की बात है, इजी है जावास्क्रिप्ट या नहीं? आवाज़ मेरे को लग तो नहीं रहा जिस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं। आसान है, आपको क्या करना है बस चीज़ें समझनी है, बहुत आसान है जावास्क्रिप्ट। बाद में भी इजी लगेगी अगर आप जो है वो अच्छी तरीके से जो है देखेंगे चीज़ों को तो। ठीक है, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग भी हो गया। लीगल एंड इलीगल वेरिएबल्स नेम, ये हमने कल देख लिया था कि हम कौन कौन से स्पेसिफिक वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसने जो है कुछ पॉइंट्स हमें बताएं। आप वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेस, आप स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर कोई स्पेस नहीं लगा सकते। आ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर। मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल या तो वो लेटर कंटेन कर सकता है, या तो उसके अंदर आप लेटर की हेल्प से बना सकते हो, या उसके अंदर कोई नंबर ऐड कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर के अंदर डॉलर साइन और हमारे पास अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ हैं हमारे पास। फर्स्ट वन वाज अ डॉलर साइन एंड सेकंड वन वाज अ अंडरस्कोर। ठीक है, और नंबर और लेटर आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये चीज़ हमने कल देख ली थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वार, उसके बाद मैंने लिखा कि भाई मुझे तो अपना नेम प्रिंट कराना है, एक काम करता हूँ माय लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई या तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग नेम है, क्योंकि वेरिएबल के बीच में आप स्पेस लगा नहीं सकते, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो ये दोनों अलग अलग नेम है। अगर मैं कोमा लगा दूंगा तो उसने क्या किया, 2 सेपरेट हमारे पास क्या किया वेरिएबल बना दिए, एक वार माय के नाम से और एक वार नेम के नाम से। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। ये समझें कि इस तरीके से वर्क कर रहा है कि हमने इधर ये लाइन लिखी वार माय, ये शॉर्ट हैंड मैंने लिखा, कॉमा सेपरेट के बाद नेम, और मैं अगर आप इसको दिखाऊं तो ये बिहाइंड द सीन हमारे पास इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। हमने दो अलग अलग वेरिएबल बना दिए। जिस तरीके से हमारे पास CSS के अंदर शॉर्ट हैंड वे थे ना, उसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ हैं, ये हम आगे देख रहे होंगे। ये जो है बिहाइंड द सीन ऐसे कंपाइल होगा। ये हमारे पास शॉर्ट हैंड वे है कि भाई हमने 2 वेरिएबल्स एक लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दिए, वेरिएबल माय एंड वेरिएबल नेम। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग वो लोकेशन ले रहे हैं, अलग अलग वो मेमोरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक का वेरिएबल का नाम है माय और सेकेंड वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है, तो स्पेस हम लगा नहीं सकते, हमें पता चल गया कि भाई हाँ हम स्पेस नहीं लगा सकते। अब आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे फिर भी इन दोनों को ब्रेक करना है, तो फिर आप क्या करो, अंडरस्कोर यूज़ कर लो। ठीक है, अंडरस्कोर यूज़ करोगे तो इसको भी हम कंसिडर इसी तरीके से करेंगे कि हमने बीच के अंदर कोई स्पेस है या ये स्पेसिफिक वर्ड
लाइन ब्रेक कर रहा है। माय और जो नेम को इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिसके बीच के अंदर में स्पेस लगाना ज़रूरी होता है, इस तरीके के लेटर्स, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, उस तरीके का कोई सेंटेंस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अंडरस्कोर लगा दो। अंडरस्कोर नहीं लगा रहे तो फिर क्या करो कि जो हमारे पास है वो कैमिल केस में लिखो। कैमिल केस के अंदर क्या होता है हमारे पास, माइनस, माइनस भी नहीं लगेगा इफ़ आई गो टू माइनस, क्योंकि माइनस भी हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया ना सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर के जरिए आप वेरिएबल बना सकते हो। आप या तो अंडरस्कोर यूज़ कर लो या आप इस पे डॉलर यूज़ करोगे जब भी एरर नहीं देगा। डॉलर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक आप इसके अंदर कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको एरर रिटर्न करेगा, ये आपको वेरिएबल को डिक्लेयर ही करने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि भाई वेरिएबल्स आप जो है वो किस तरीके से प्रोफेशनल वे क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगा कि भाई अगर आपका वेरिएबल जो है वो एक पूरा सेंटेंस है, कोई बड़ा वेरिएबल है जिसके बीच के अंदर स्पेस भी आता है, अगर हम इंग्लिश के अंदर उसको लिखें एज अ सेंटेंस लिखें, तो आप क्या करो जो है आप उसको कैमिल केस के अंदर यूज़ करोगे। कैमिल केस क्या होता है, जो शुरू का वर्ड होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है और उसके बाद जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं वो हमारे कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे माय है, मेरे स्पेसिफिक वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा मैं स्मॉल लिखूंगा। उसके बाद अगर कहीं मेरा वर्ड ब्रेक होता है जैसे माय नेम इज अयान, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माय वर्ड खत्म हुआ, उसके बाद स्पेस आता है, अगर हम उसको सेंटेंस वाइज देखें, उसके बाद नेम आता है, उसके बाद स्पेस आता है, फिर इस आता है, फिर स्पेस आता है, फिर अयान आता है। मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा फर्स्ट लेटर है उसको मैं स्मॉल में लिखूंगा और जहाँ पर मेरा दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो बाकी सारे जितने भी वर्ड हैं, अब मेरा कितना भी बड़ा सेंटेंस हो मैं उन सबको कैपिटल, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखूंगा। मैंने क्या किया, मेरा भाई फर्स्ट लेटर जो है वो तो मुझे याद रखना है, कोई भी मेरा फर्स्ट लेटर हो वो हमेशा स्मॉल रहेगा। मेरा वर्ड खत्म हो गया, अब नेम को भी क्या है, अब नया वर्ड शुरू हो गया तो मैं इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करूँगा। उसके बाद फिर नेम खत्म हुआ, अब उसके बाद स्पेस चाहिए था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप क्या करोगे, इस भी हमारे पास एक दूसरा एक स्पेसिफिक वर्ड है तो इसका आई भी बड़ा होगा क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है उस स्पेसिफिक वर्ड का। उसके बाद वो स्पेसिफिक वर्ड भी खत्म हो गया, अब आप फिर स्पेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अयान के अंदर भी क्या होगा, ए आपका जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि वो भी हमारा नए वर्ड का फर्स्ट लेटर है। तो ये हमारे पास रिकमेंडेड वे, इस तरीके से हम प्रोफेशनल एजेंसी में जा रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर एजेंसी में जाते हैं या प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम इस तरीके से जो है वो वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। या तो ये यूज़ कर लें या तो आप इन सब के आगे लाइन ब्रेक कर दें। लाइन ब्रेक करेंगे तो फिर लाइन ब्रेक करने के बाद ये है कि फिर आपको जो है वो जिस तरीके से हमारे पास सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है इसी तरीके से आप लिख रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया, ये पक्की बात है। वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। उसी इसने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी बात की है कि भाई अगर वेरिएबल का नाम बड़ा भी हो रहा है ना, जैसे हमारे पास है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा और कॉमेडी, ठीक है, लेकिन क्या है तो टू मच, अगर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो भले वो स्पेसिफिक जो है आपकी मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, वेरिएबल का नाम बड़ा है, मीनिंगफुल वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक्स रख दो, वाई रख दो, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दो, रैंडम वर्ड लिख दो। मीनिंगफुल वेरिएबल्स हमें बनाने हैं हमेशा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करोगे तो हमेशा उस स्पेसिफिक वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए कि कल को कोई बंदा, कोई डेवलपर आए, कोई आपका कोड रिव्यू कर रहा हो तो भाई हाँ बोले कि ये स्पेसिफिक कोड उसको समझ में आ रहा है, उसको पता हो कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल क्या चीज़ स्टोर कर रहा है, कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो ईजिली जो है उसको रिव्यू कर पाए। जी, वेरिएबल के बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं ना, अराउंड नंबर्स और टेक्स्ट तो आप लिख सकते हैं आराम से, बीच के अंदर लिख दें, एंड में लिख दें, डॉलर कहीं, डॉलर भी कहीं भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। जी, क्या कह रहे हैं, और ये हम फंक्शन कॉल करेंगे जैसे हमने कंसोल में दूसरा वाला किया था। आप बोल रहे हैं ना कि इसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा, पहले इस वेरिएबल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, मैंने यहाँ सिंपली अभी लिख दिया फिलहाल के लिए टेक्स्ट, मैं कंसोल करूँगा बस जिस तरीके से मैंने उस वेरिएबल को जो है वो कॉल किया था यहाँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, उस तरीके से इस वेरिएबल को जो है वो मैं कंसोल डॉट लॉग में रखूँगा, तो मेरे पास जो है इस वेरिएबल के अंदर जो भी मेरे पास वैल्यू है वो शो होगी मेरे आउटपुट के अंदर, कंसोल के टैब के अंदर। डॉलर, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है, अंडरस्कोर बस, और नंबर्स और कैरेक्टर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, लेटर्स, नंबर, डॉलर और अंडरस्कोर, इसका यूज़ करके आप वेरिएबल्स बना सकते हो।
जी टेक्स्ट ही तो आया है। किसमें? वेरिएबल में गैप नहीं आएगा ना, हम गैप नहीं लगा सकते वेरिएबल में। आप कुछ और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ पर? आउटपुट में? आउटपुट के अंदर तो वेरिएबल का नाम थोड़ी आएगा, टैक्स आएगा। मैंने इस वेरिएबल को टैक्स दिया है। मैंने बोला जावास्क्रिप्ट को कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम माय नेम इज़ अयान है, और इसके अंदर मैंने एक टैक्स जो है वो इनिशियलाइज किया है, एक टैक्स रखा है इसके अंदर। ठीक है। अब वो ये माय नेम इज़ अयान थोड़ी प्रिंट करेगा मेरा ब्राउज़र। मेरा ब्राउज़र ये स्पेसिफिक टैक्स प्रिंट करेगा। आप टैक्स के अंदर स्पेस दे सकते हो, आप जिस मर्जी से जो यूज़ करना चाहो टैक्स में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ माय नेम इज़ अयान, तो मेरे पास कोई स्पेस आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट के अंदर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो आप वेरिएबल बनाओगे उसके अंदर आप स्पेस नहीं लिख सकते, जिस तरीके से टेक्स्ट कंसिडर होता है। जी कहाँ पर? एरर क्या आ रहा है? हाँ तो उसके ऊपर होवर करें, वो बताएगा एरर किस चीज़ का है। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा मॉडल के अंदर छोटा सा टेक्स्ट। एक्सपेक्टेड कॉमा स्पेस लगा रहे होंगे आप। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाइए क्या? जेएस की फाइल बनानी है हमें? डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस बनाना है। हमने टीएस बना दिया शायद। अच्छा इसने ये चीज़ भी बताई है, ये चीज़ हम आप आई होप आपको पता होगी, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास केस सेंसिटिव होती है। मतलब केस सेंसिटिव होती है, मतलब ये कि भाई आप अगर कैपिटल वर्ड लिखोगे तो फिर आप जो है वो स्मॉल से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम इज़ अयान, तो भले ही आप बोलो सर ये स्मॉल हो कैपिटल हो केस सेंसिटिव हो, जिस तरीके से एचटीएमएल के अंदर स्मॉल टैग के उससे भी टैग बना सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी, स्मॉल वर्ड से भी टैग बना सकते हैं, कैपिटल वर्ड से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एचटीएमएल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं अब जाके मैंने लिखा माय नेम इज़ अयान, सिर्फ मैंने एम कैपिटल किया है, सेंटेंस मेरा सेम ही है, लेकिन अगर मैं जाके ब्राउज़र पे देखूंगा तो वो बोलेगा कि भाई इस नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि माय का एम मैंने बड़ा कर दिया है। केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम वेरिएबल्स के नाम जिस स्मॉल लिखेंगे तो ही एक्सेस होंगे। मतलब जिस स्पेसिफिक कैपिटल या जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखेंगे, एक एक वर्ड को वो चेक करेगा कि भाई एस बड़ा हो, तो एस बड़ा हो आपके वेरिएबल का, आप जहाँ कॉल कर रहे हो वहाँ पे मतलब पूरा आपको जो टेक्स्ट है एज इट इज़ वही लिखना है जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है। ये नहीं कि स्मॉल कैपिटल में आप चेंज कर सकते हो। स्मॉल वेरिएबल स्मॉल लिखा है तो आप स्मॉल के अंदर ही इसको कॉल कर रहे होंगे, कैपिटल लिखा है तो आप इसको कैपिटल के अंदर ही कॉल कर रहे होंगे। एग्जैक्ट डिट्टो जिस तरीके से आपने रखा है उसी तरीके से आपको उसको यूज़ करना है या कॉल करना है जहाँ पर आप कर रहे होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना? पक्की बात है। अच्छा एक चीज़ और, ये आगे भी डिस्कस कर होंगे, हर टाइप का वेरिएबल का जो है नाम नहीं रख सकते। जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा अ, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वार लेट्स इक्वल टू ई। अब मैं इसको लगाता हूँ, कंसोल करता हूँ। अच्छा ये एरर आ गया, उसके बाद तो नीचे वैसे एग्जीक्यूट नहीं किया।
ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमने देख लिया कि भाई इलीगल और लीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टेक्स्ट से, नंबर से हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैथ एक्सप्रेशंस। हम किस तरीके से जो है इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देख लेते हैं कि भाई हमें इसके अंदर कुछ सम कराना है, कुछ माइनस कराना है, जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं सम करूँ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 10 + 20। अब मैं सम करना चाह रहा हूँ। आगे जाके हमें कैलकुलेटर बनाना है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी है, कोई स्पेसिफिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना है, तो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ सिंपली console.log। मैंने यहाँ पर लिखा 10 + 20। क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? 30 क्यों आएगा, मतलब टेक्स्ट क्यों नहीं आएगा 10 + 20? ऑपरेशन को अप्लाई करेगा। तो ऑपरेशन को अप्लाई करने की शर्त क्या है? मेरा जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए ना। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कंसोल के अंदर। इसको भी फ़िलहाल के लिए पॉपअप को भी कमिट करते हैं, ताकि हमारे पास जो है बार बार नहीं आए पॉपअप। क्या आया मेरे पास? ठीक है, अब यही सेम काम आप माइनस भी कर सकते हो। मैंने लिखा 10 - 20। क्या आएगा मेरे पास? -20। ये कौन सी मैथ पढ़ के आए भाई आप? -10। मैथ तो आती होगी ना सबको? मैथ तो आनी चाहिए सर हमें। ये तो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक, ये तो हम फर्स्ट जो है वो नर्सरी से पढ़ रहे होते हैं। तो प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो कर लें सर हम, ये तो कर लें पहले। ठीक है, माइनस ऑपरेशन देख लिया, प्लस जिस तरीके से हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। और क्या होता है हमारे पास? डिवाइड। डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 10 को डिवाइड करता हूँ और 20 को डिवाइड करता हूँ 10 से। क्या आएगा मेरे पास? 5 आएगा। भाई मैथ आप लोगों की कमज़ोर है बहुत, एक दफ़ा थोड़ी बहुत बेसिक ऑपरेशन देख लें। मेरे पास क्या है आउटपुट? 2। मतलब इसके अंदर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जो है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। और लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए रूल ये है कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टार। मल्टीप्लाई के लिए जो डेडिकेटेड हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, नॉट जावास्क्रिप्ट, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो होता है वो स्टार यूज़ होता है फॉर हमें कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? हम उसके अंदर यूज़ करेंगे स्टार। ये नहीं कि आप बोलेंगे सर स्टार यूज़ नहीं होना चाहिए, एक्स यूज़ होना चाहिए। एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है, वो हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, सिंपल कैरेक्टर है। तो हमें और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए रूल है कि आपको क्या है? स्पेशल कैरेक्टर के अंदर से कोई चीज़ यूज़ करनी है। तो हमारे पास क्या हुआ फिर? उन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, हम स्टार को कंसिडर करेंगे एज अ मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 * 10, तो मैं बोल रहा हूँ 20 को मल्टीप्लाई करो 10 से। अब क्या आउटपुट आएगा? 200। सही है, तो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो। इजी है ना यहाँ तक? तो पक्की बात है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर 10 प्लस करेंगे तो हमारा 10 प्लस भी हो जाएगा। मैं जाके आउटपुट देखता हूँ क्या है मेरे पास? 200
10। मतलब आप क्या, आप ये नहीं कि आप सिर्फ जो है वो सिर्फ दो नंबर्स के बीच में कोई स्पेसिफिक जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। 10 प्लस, जैसे कैलकुलेटर के अंदर जो है एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो एक लाइन में कर सकते हो। आप माइनस कर दो आगे जाके 20, उसके अंदर और डिवाइड कर दो, तो जिस तरीके का आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, ये चीज़ वैसे बाद में बताने की है कि भाई हमारे पास अभी बेसिक चल रही है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास जो है वो हर जगह जो है वो मसला कर सकती है। अब आउटपुट क्या आएगा, कौन कौन बोल रहा है कि अनडिफाइन आएगा, बाकी और उनको केप वालों को जगाएं, क्या आएगा आउटपुट हमारे पास, अनडिफाइन कौन कौन बोल रहा है, हैंड रेस कर एक दफ़ा। ठीक है, अब कौन कौन बोल रहा है कि 20 आएगा सिर्फ, दोनों किस तरीके से आएंगी, आउटपुट बताओ। अब तो आपने आउटपुट जो है वो कंपाइल कर लिया होगा ना। अच्छा, अब मैं जाके देखता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 20 और 10। अगर ये जावास्क्रिप्ट नहीं होती ना, अगर ये सी होती, ठीक है, अगर ये पाइथन होती तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास 30 आता आउटपुट। जावास्क्रिप्ट में एक वियर्ड थिंग ये है, अभी स्टार्ट हुई है, आगे और भी हैं जो आप बोलेंगे सर क्या है ये, क्यों है ये लूप होल्स क्यों रह गए। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो 10 डेज के अंदर डेवलप हुई थी, तो उसके अंदर क्या था कि अब इसको ये कंसिडर कर रहा है कि 20 हमारे पास टैक्स है और 10 हमारे पास नंबर है, तो उसका जो कंपाइलर है वो बोल रहा है कि भाई ये 20 टैक्स है, अब 20 टैक्स हो गया, अब आपने इसके आगे कोई भी वैल्यू लगा दी, भले वो नंबर हो भले वो कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो, उसके साथ उसको कॉन्केट ही कर देगा, वो उसको इसके साथ मर्ज ही कर देगा, वो समझेगा कि ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब भी आपको जी, तो उस आप वेरिएबल, मैंने कहा ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कोई स्पेसिफिक जो है आपका कोड इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी, वेरिएबल को भी कमिट कर दो फिलहाल के लिए, सिर्फ ये वाला कंसोल रखो, ऊपर के सारे कोड को कमिट कर दो। बीच के अंदर क्या लगाएं, अच्छा सवाल है, देखे ना, अब ये चीज़ मैं आगे खुद बताता लेकिन उन्होंने सोचा कि बीच में मल्टीप्लाई लगाएं। अब बताएं क्या आएगा, अब अनडिफाइन आएगा, कौन कौन कह रहा है अनडिफाइन आएगा, कौन कौन कह रहा है, और बस ये क्या हुआ भाई, तो 200 आ गया, कैसे हो गया मल्टीप्लाई, बस अब सब लूप होल नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ प्लस के केस के अंदर क्या होता है, प्लस के केस के अंदर वो बोल उसको जो है वो कॉन्केट कराएगा, जैसे ही आप किसी भी नंबर किसी भी स्ट्रिंग के बीच के अंदर प्लस लगाओगे अगर, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये दोनों चीज़ें मैं कॉन्केट करूँगा, मुझे नहीं पता कोई भी डेटा टाइप है, मैं नहीं जानता, आपने इसके बीच में प्लस लगा दिया और कोई भी उसके अंदर से दोनों वैल्यूज़ के अंदर से कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू स्ट्रिंग है वो उसको कॉन्केट ही कर देगा। आप इसमें फ्लोट लगा दो, बुलियन लगा दो, कोई भी डेटा टाइप लगा दो, वो आपको दोनों को कॉन्केट कर देगा प्लस के केस के अंदर। जो प्लस वाला अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो उसको आप कंसिडर करेगा कि आप इसको कॉन्केट कराना चाहते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्लस की मदद से जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्लस की मदद से दो वैल्यूज़ को कॉन्केट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्केट मतलब दो वैल्यूज़ को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई अगर हम चाह रहे हैं, जैसे अलर्ट का हमारे पास एक फंक्शन था, तो अलर्ट क्या करता था, एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता था, तो मैंने कल आप से जो है वो एक टास्क बनवाया था, मैंने बोला था कि भाई आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ नेम का और एक वेरिएबल बनाओ कोर्स का, लेकिन अलर्ट के अंदर वो दोनों चीज़ें साथ प्रिंट होनी चाहिए। तो अब जो है मैं अगर हार्ड कोडेड लिखूँ कि मैंने लिखा अयान, एक वेरिएबल मेरे पास था अयान और एक वेरिएबल का नाम था मेरे पास, क्या नाम था, कोर्स कुछ भी लिख देते हैं SMIT, ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे क्या,
नहीं ना, वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल आप दोनों एक साथ लिख रहे होंगे, वो आप बोलोगे सर ने बोला था कभी कॉमा सेपरेट लगा दो, कंसोल में तो चल जाता है, अलर्ट के अंदर भी चल जाएगा। अब अलर्ट के अंदर पैरामीटर ही एक एक्सेप्ट कर रहा है, कंसोल का जो फंक्शन प्री बिल्ड बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बोल रहा है आप कितने भी उसके अंदर जो है वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट पैरामीटर डाल सकते हो, मैं सारे रेंडर करा दूंगा। लेकिन अलर्ट का जो हमारे पास फंक्शन है वो बोलता है कि मैं एक ही पैरामीटर को रेंडर कराऊंगा, एक ही पैरामीटर आप डाल सकते हो। तो मैंने बोला फिर क्या करो, इन दोनों के बीच में ना प्लस लगा दो। प्लस लगाया तो अब वो क्या कर रहा है, इन दोनों को मर्ज करने का काम कर रहा है। उसने क्या किया, एक ही पैरामीटर के अंदर दोनों मेरे वेरिएबल्स को कॉन्केट कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस का यूज कॉन्केट करने के लिए भी यूज होता है। इस वजह से जब हम इसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब कंपाइलर तो कंफ्यूज हो गया ना कि भाई अब क्या करना है। कंपाइलर के ऊपर ये हुआ है कि भाई कोई भी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हो उसके बीच में प्लस हो तो आपको कॉन्केट करना है, दो नंबर हो उसके बीच में प्लस हो तो आपको सम करना है। अब कंपाइलर एक स्पेसिफिक लॉजिक लगी हुई है। अब आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक फर्स्ट वाले को जो है वो स्ट्रिंग बना दिया, सेकंड वाले को नंबर बना दिया। अब वो बोल रहा है कि भाई ये तो स्ट्रिंग है, सेकंड वाला नंबर है, वो बोल रहा है इसको कॉन्केट करना है, भाई इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, इन दोनों को कॉन्केट करना है। क्योंकि लॉजिक ही इस तरीके की है। प्लस का जो हमारे पास ऑपरेशन है वो हम कॉन्केट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, वो सम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम सम करेंगे, दोनों हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, दोनों हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे नंबर फॉर्मेट में होने चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के क्योंकि ये तो कहीं कॉन्केट या कोई स्पेसिफिक ये कहीं और जगह तो यूज़ हो नहीं रही है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस माइनस कहीं और जगह यूज़ नहीं हो रहा, हमारे पास स्टार जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा, डिवाइड यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन प्लस हमारे दो काम कर रहा है, एक जहाँ पर वो स्ट्रिंग होता है वहाँ पर वो कॉन्केट कर देता है, जहाँ पर वो नंबर होता है वहाँ पर वो उनको सम कर देता है। तो अब वो कंपाइलर के अंदर ये चीज़ डिफाइन है कि अगर इसकी डेटा टाइप नंबर हो तो तुम क्या कर दो, उसको सम कर दो, अगर इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो तो कॉन्केट कर दो। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट तो ही नहीं, जो रूल्स इसके अंदर डिफाइन किए गए उसके रूल्स के हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट करेगा ना। तो हर चीज़ को जो है वो समझना होता है कि भाई ये लूप होल इसलिए था कि इनिशियली जहाँ पे उसका भी लूप होल नहीं था ये। ठीक है, इनिशियली जब लैंग्वेजेस बन रही थी तो उसके अंदर इसका जो मकसद था डेवलपर का इस लैंग्वेज को बनाने का कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसी कोई इजी लैंग्वेज बनाऊँ कि मेरे पास बहुत इजी जो है मेरा कोड स्ट्रक्चर हो, जो आराम से जो है वो डेवलपर जो है वो उसको सीख सकें। अगर वो अब एक अलग से एक फंक्शन बना देता ग्रुप कॉन्केट करके नाम से तो आप लोग कोड लंबा हो जाता, कोड बड़ा हो जाता। उसने बोला कि भाई आप क्या करो, स्पेसिफिक उसके साथ प्लस लगा दो, आप स्पेसिफिक, तो वो प्लस क्या करेगा, उसको कॉन्केट कर देगा और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने तो दोनों नंबर्स होंगे तो उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा देगा। ये मसला सिर्फ आपके पास कब आएगा, जब आप प्लस यूज़ करोगे। अगर मैं इसके अलावा मैंने इन दोनों को स्ट्रिंग कर दिया, अब मैं इसके अलावा अभी भी मैं जो है वो आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास 200 ही आएगा। ठीक है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, देंगे अभी भी मेरे पास 200 आएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो नंबर के ऊपर ही जो है अप्लाई होंगे। तो उसने बोला वो चेक करेगा, उसका कंपाइलर पहले देखेगा कि भाई आया ये कोई जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, उसको पहले कन्वर्ट करके देखेगा नंबर के अंदर। हाँ, अगर वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा होगा फिर इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर मैं जाके यहाँ पर अब आप बोलो सर कुछ भी लिख दो सब थोड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर टैक्स लिख दोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ रैंडम टैक्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोट अ नंबर। आप कोई नोट अ नंबर भी हमारे पास एक जो है वो टाइप होती है जो हमें ये बता रही है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो हमारे पास सॉरी आउटपुट आया वो नंबर नहीं है। आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आप जिन स्पेसिफिक दो नंबर्स के दरमियान वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो जो है वो नंबर नहीं है। जब मैं उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो बिहाइंड द सीन जो है वो स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट करा है। स्ट्रिंग को थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, दो नंबर्स को ही कर सकते हो ना। टेक्स्ट मल्टीप्लाई होते हैं क्या आपस के अंदर, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर, नंबर्स ही कर सकते हैं ना। तो वो क्या करता है कि भाई आपने कोई ऑपरेशन लगाया इंस्टीड ऑफ प्लस, वो चेक करेगा कि आया दोनों नंबर, अगर वो स्ट्रिंग में रैप होंगे तो वो चेक करेगा कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं नंबर में, वो उनको कंपाइल करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नंबर के अंदर। अगर वो दोनों नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब वो नंबर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, वो बोल रहा है भाई ये तो नंबर ही नहीं है इस टाइप का कुछ, तो आपके पास नोट अ नंबर का एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब मैं स्ट्रिंग के ऊपर प्लस के अलावा कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन प्लस के अंदर क्या होगा वो उसको
कॉन्केटी करा रहा होगा, चाहे आपका एक नंबर स्ट्रिंग हो, दो नंबर स्ट्रिंग हो, जितने उसके बीच में आर्गूमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन सबको समझ में आ गए? पक्की बात है? अच्छा, मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है? एक मॉड्यूल ऑपरेटर भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है कि स्पेसिफिक हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, जैसे इसके अंदर इसने जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है 10 मॉड्यूल 3, तो वो देखेगा कि 3 क्या 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब 3 जो है वो डिवाइड हो सकता है 10 से, डिवीजन हो सकता है 3 10 से। क्यों? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। एलसीएम लगा लो आप, जो है वो 9 जो है वो स्पेसिफिक 10 का एलसीएम लगा रहे हो और 3 आपने यूज़ करना है, तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। इफ़ मैं यहाँ पर 5 लगा दूँ, रिप्लेस कर दूँ 3 को 5 से, तो 5 डिवाइड हो सकता है, 5 की जो है वो डिवीजन हो सकती है 10 के साथ। पक्की बात है? कैसे? 5 2 ज़ा 10, 3 नहीं हो सकता। 3 अगर हम देखें तो भाई 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा? एक बचा। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमें आउटपुट दे रहा होता है जब हम ये मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसने बोला कि भाई 10 को डिवाइड कर दो 3 से, और अगर कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। कोई रिमाइंडर होगा तो हमारे को क्या रिटर्न करेगा? वो स्पेसिफिक रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करेगा जितने हमारे पास नंबर बचे हैं। जी, अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गए सारे, प्लस माइनस। अब मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ जी। इंटीजर डिवीजन मॉड्यूल है, हाँ। किस में कह रहे हैं? इंटी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इंटीजर डिवीजन क्या मतलब? इसके अंदर पाइथन में होता है ना, इसमें नहीं होगा। कौन सा ऑपरेशन कह रहे हैं आप? क्या होती है उसकी साइन? इसमें नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है, पाइथन में है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ पेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आया? 10 आया। सॉरी, ठीक है, नंबर राइटिंग अब मुझे आदत नहीं है इस पर लिखने की, समझ में तो आ रहा होगा बस। ठीक है, बस एज्यूम कर लेंगे 3 लिखा है, ये 10 लिखा है। अब डिवाइड करना तो सबको आता है ना, ये तो आता है भाई, या फिर स्कूल जाना पड़ेगा फिर दोबारा आपको। ठीक है, अब किससे डिवाइड करूँगा? 9 आएगा, 10 में से 9 माइनस करे, कितना बचा मेरे पास रिमाइंडर? वही मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट। बट तो आपको बाकी समझ में नहीं आया था पहले? आपने नहीं लिखा शायद आज तक, स्किप कर गए, जम कर गए क्लासेस, ज़्यादा होशियार थे। समझ में आ गया मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है? फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो जैसे 10 है, सेकंड मैंने क्या था, मॉड्यूल के बाद 3 लिखा था, तो मैं 10 को क्या 3 को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। इसी तरीके से हमारे पास मॉड्यूल काम कर रहा होता है। ये आगे बहुत ज़्यादा हमें यूज़ केस हो रहा होता है। इवन और नंबर फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। हम अब इवन और ओड नंबर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? इवन और ओड नंबर में क्या फ़र्क होता है? ओड नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब अपनी लॉजिक यूज़ करो, ये बताओ मॉड्यूल की हेल्प से किस तरीके से कर सकता हूँ? ये यूज़ होगा ना आगे ऑपरेटर।
रिमाइंडर मिला ना, ये रिमाइंडर, ये आउटपुट में वो रिमाइंडर आ रहा होता है। हम जैसे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करवा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इवन ऑड नंबर फाइंड करने हैं। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 से, ठीक है, और उसके अलावा जो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? ऑड नंबर है। अब आप इसको जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल के हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हो। आप पहले वो आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने बोला कि यूज़र मुझे एक इनपुट देगा, मैं बताऊंगा कि वो इवन नंबर है या आउटपुट जो है वो ऑड नंबर है। यूज़र ने मुझे आउटपुट दिया 3, आप 3 को जो है वो 3 मॉड्यूल 2 लगाओगे तो क्या हमारे पास रिमाइंडर आएगा? 1। तो मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर मेरे इस मॉड्यूल का आंसर 0 होगा तो ये स्पेसिफिक नंबर मेरा इवन है, एल्स के अंदर आप उसको ऑड नंबर बोलोगे। यहाँ पर यूज़ केस आ गया कि भाई इसको फाइंड करने का क्या है, भाई जो इवन नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने बोला कि जो भी यूज़र आउटपुट नंबर देगा, यूज़र ने 8 दिया, 8 मॉड्यूल 2 लिखूंगा, क्या आंसर आएगा? 8 मॉड्यूल 2 0 आएगा ना, रिमाइंडर 2 तो हो जाता है ना आराम से। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं स्पेसिफिक, अगर मेरे आंसर जो है वो 0 आएगा तो वो मेरा इवन नंबर होगा, एल्स के अंदर मेरे पास ऑड नंबर होगा। अब आगे जब मैं इफ एल्स की कंडीशन पढ़ा रहा हूँ तो ये वाली मॉड्यूल ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अभी फिलहाल आप क्या कर लें कि भाई ये हमारे पास एक डिवीजन ऑपरेशन होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आउटपुट के अंदर वो दे रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मॉड्यूल भी समझ में आ गया? पक्की बात है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? बस थक गए हम। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये भी पढ़ाऊँ? इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक काम करेंगे, इसको ये भी कर जी, चले कर लेते हैं इसको कवर। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर मसला भी होगा तो आगे जब मैं रियल टाइम एग्जांपल देख रहे होंगे तो उसमें आपको समझा दूंगा। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है हमारे पास, ये समझना है हमारे को। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है हमारे पास, कि वो स्पेसिफिक हमारे पास जो नंबर है उसका जो आउटपुट मिलेगा ना, हमें वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में मिलेगा। और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि वो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो उसके बाद ही मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 4, और यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई 4 के अंदर एक नंबर प्लस हो जाए। आप बोलोगे सर 4 + 1 लिख लो, मैं बताता हूँ कि भाई हम 4 + 1 क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 4 के अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड वे लिखूँगा ++4। तो इसका मकसद क्या है कि 4 के अंदर एक नंबर को इंक्रीमेंट कर दो, एक नंबर उसके अंदर सम कर दो। इट इज़ द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कि हम क्या करते हैं कि भाई 4 + 1 करते हैं। तो हमने क्या किया, दो मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ करे, और जो नंबर के अंदर मुझे एक नंबर और प्लस करना तो वो नंबर लिख दिया। तो अब इसका आउटपुट भी क्या आएगा? 5 आएगा, और इसका आउटपुट भी मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, मैंने लिखा 4 प्लस। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सेम सिमिलर होगा, आई थिंक इससे ही होगा सिमिलर, और क्या होगा? तो इसका आउटपुट भी 5 आएगा, आप बोलोगे इसका आउटपुट भी 5 आएगा। हमने बोला 4 ++, मतलब एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताना, ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये इसको तो अभी फिलहाल भूल जाएं, ये देखें ++4, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है 4 + 1 की। ये हमारे पास शॉर्ट हैंड वे है कि हम चाह रहे हैं कि भाई हम स्पेसिफिक नंबर के अंदर कोई स्पेसिफिक 1 के इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई हम ऐसा कंडीशन बना रहे हैं। हम काउंटर, मैं अब आपको रियल एग्जांपल बताऊं तो हमने एक बनाया, भाई हम एक काउंटर ऐप बना रहे हैं कि बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास सम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा? +1 इंक्रीज होता है ना। आपने जैसे कोई तस्बीह ऐप देखी होगी, उसके अंदर हम जो है बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं तो हम जितने तस्बीह पढ़ रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारे काउंटर जो है वो ऐड हो रहा होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं तो उसमें क्या लॉजिक लगी हुई है पीछे,
हमारा काम ही है ना, हमारा मकसद ही है। हमारे पास तो किसी तरीके की भी एप्लीकेशन आ सकती है ना, बोलेंगे भाई आप डेवलपर हो, आप कुछ भी बना सकते हो। कौन होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको, मॉडर्न एरा के अंदर उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है वो कन्वर्ट करना है, हमारे मोबाइल के ऊपर वो एक्सेसिबल हो वो चीज़। जो काम हम पहले मैन्युअली कर रहे होते थे वो सब क्या हुआ, डिजिटल हो गया हमारे पास। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मकसद ही यही है। तो उस तरीके की आपके पास ऐप आ सकती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट हैंड वे है। प्लस प्लस फोर हमारे पास क्या है, शॉर्ट हैंड वे है 4+1 का, कि भाई 4+1 का भी जो हमारे पास आउटपुट होगा वो प्लस 5 होगा, और ++4 का भी मेरे पास आउटपुट क्या होगा, 5 होगा। लेकिन 4+++4++, तो हमारे पास आप समझ रहे होंगे कि भाई 5 होगा, क्योंकि इसका मकसद क्या है, 4+1। ठीक है भाई, ये जो है 4+1 ही है, एरर दे देगा हमारे पास। हम बात करते हैं उनसे, बोलते हैं कि मुझे इसकी फरमाइश है कि 1 और ऐड करें इसके अंदर। ये शॉर्ट एंड वे है, आप 4+1 यूज़ कर लीजिएगा बस, खुश हैं आप? ठीक है, ये शॉर्ट एंड वे है। वो तो बता दिया ना, 4+1 जिस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये शॉर्ट एंड वे है हमारे पास। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जी, ये मैंने आउटपुट बता रहा हूँ आपको कि आउटपुट आएगा आगे। हाँ, इजिकल टू बता रहा हूँ कि भाई इसका आउटपुट है फ्लैश के बाद। ++4 के ऊपर कंसोल किया आपने, मैं गया, मैंने लिखा वेरिएबल, वेरिएबल पे मैंने लिखा कि मैं एक कुछ एच के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा ++, और मैंने लिखा 10। मैं गया कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा एच, एक मिनट। हाँ, आपको पहले क्या करना है कि पहले एक वेरिएबल बनाना है, मतलब आप जो है इसको स्पेसिफिक हार्ड कोडेड ++ इंक्रीमेंट नहीं करोगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया एच के नाम से, मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया इंक्रीमेंट करके। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ++h। अब मैं जाके आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास 11 आ रहा होगा। ठीक है, हार्ड कोडेड यूज़ नहीं करना, हार्ड कोडेड के अंदर ये एरर देगा। आपको वेरिएबल यूज़ करना, उस वेरिएबल के अंदर करना है, क्योंकि ये बनाने का मकसद यही था कि आप क्या करोगे, स्पेसिफिक वेरिएबल आपको यूज। अब आप क्या करो, आप जाके यहाँ पर लिखते, अब ये शॉर्ट हैंड वे क्या है, आप यहाँ पर लिखते h+1, तो शॉर्ट हैंड में आप लिख दो ++h, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर हमारे पास एक नंबर ऐड कर देगा। तो ये हमारी कहलाती है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब उसी वक्त वो इंक्रीमेंट अप्लाई होगा, या आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा h++,
हाँ वो मैं बताता हूँ इंक्रीज़ का, लेकिन इसका बिहेवियर एक चेंज होता है, वो पहले मैं डिफरेंस बता दूँ आपको, क्योंकि ये इसकी तो है क्या सही है जी। अच्छा जी, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट तो आपको समझ में आ गया कि वो इंक्रीमेंट करता रहेगा नंबर, ठीक है। वो जो है शॉर्ट एंड वे है हमारे पास, +1 कर दिया जो भी हमने नंबर रख दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, इफ़ मैंने भाई एक वेरिएबल बनाया, मैंने बोला नंबर, और नंबर को मैंने कोई भी वैल्यू दे दी 3, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंसोल डॉट लॉग 3 प्लस प्लस, सॉरी 3 बोल रहा हूँ मैं, नम प्लस प्लस, क्या आएगा आउटपुट? कौन बोल रहा है 4 आएगा? और समी कर रहे हैं ना, आई थिंक 4 तो आना चाहिए, क्या आएगा? क्या आया? क्यों? अगर मैं प्लस प्लस पहले लगाता हूं तो मेरे पास क्या आया आउटपुट? अब 4 आया, ठीक है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। कि भाई प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि भाई उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नम को दोबारा री इनिशियलाइज कर रहा है, नम कर रहा है, नम के अंदर क्या कर रहा है, नम +1, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि भाई वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल आप सेव करा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ये चीज़ आई थिंक नहीं पढ़ी थी हमने अभी तक, कि वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल हम सेव करा सकते हैं। मैंने लिखा वेरिएबल नेम, नेम के अंदर मैंने लिखा अयान। मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा रेप्लिका, रेप्लिका के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम। फर्स्ट एफ नेम कर देते हैं इसको, मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्यों दे रहा है ये, ठीक है। एफ नेम क्या करा मैंने, रेप्लिका के अंदर भी मैंने बोला कि जो मेरे वेरिएबल के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा था अयान, वही जो क्या करो उसको
रीअसाइन कर दो किसके अंदर, मेरे रेप्लिका वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, मैंने बोला मैंने एक वेरिएबल बनाया, एफ नेम से मैंने डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज किया अयान। उसके बाद क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा रेप्लिका, और रेप्लिका के अंदर मैंने बोला कि भाई आप इनिशियलाइज कर दो मेरे वेरिएबल को एफ नेम को। अब मुझे बताएं कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा रेप्लिका तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? क्यों? जी, तो क्या हुआ, कंपाइलर ने क्या किया, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था एफ नेम, उसने बोला ठीक है, इस यूज़र ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम उसने रखा है एफ नेम, उसके अंदर उसने एक वैल्यू दी है अयान। उसके बाद उसने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया रेप्लिका करके, रेप्लिका के अंदर उसने क्या दिया है एफ नेम। अब मैंने बोला कि वेरिएबल आपने एक जगह डिफाइन कर दिया, अब आपने टॉप पे डिफाइन किया हुआ है तो वो ढूंढेगा भाई एफ नेम के नाम से कोई वेरिएबल है, उसने बोला हाँ है, उसके अंदर वैल्यू है अयान। उसने बोला कि भाई मैं रेप्लिका को भी वही सेम वैल्यू दे देता हूँ जो मेरे फंक्शन एफ नेम की वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी। उसके बाद जैसे उसने कंसोल डॉट लॉग रेप्लिका किया तो मेरे पास वही आउटपुट आया जो मेरे पास आया इसके अंदर अयान के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है कि भाई हम एक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हम कंसोल के अंदर यूज़ कर रहे थे इस तरीके से हम नए वेरिएबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो ईजी है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि सर एक सर्टेन कंडीशन के बाद ना मेरा जो एफ नेम है ना, ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, मैं इसको रीइनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं, अब जो मेरा नाम होगा अगर मैं लिखूँ एफ नेम, मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ अब कि मेरा नाम क्या होगा, खान। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ उसको रीइनिशियलाइज करूँ। अब मैं दोबारा कंसोल करता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक में खान और एक में अयान। मैंने क्या बोला कि भाई मैंने पहले कंपाइलर को बोला कि क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर उसका जो वेरिएबल का नाम होगा वो एफ नेम होगा और उसकी वैल्यू होगी अयान। उसके बाद क्या करो, उसको कंसोल डॉट लॉग उसको प्रिंट कर दो आउटपुट को। उसने बोला ठीक है भाई। उसने देखा टॉप के ऊपर एफ नेम की वैल्यू क्या थी, उसने बोला ये तो मुझे अयान मिली। उसके बाद उसने उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद गया वो 13 लाइन के ऊपर, मैंने बोला कि क्या करो, उसको रीइनिशियलाइज कर दो, एफ नेम को क्या करो, एफ नेम को अब कर दो खान। ठीक है, एफ नेम के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो होगी खान। अब क्या करेगा, अब वो नीचे वाला कंसोल के अंदर मैंने बोला अब दोबारा प्रिंट कराओ। उसने गया, उसने बोला कि भाई अब मेरे पास जो एफ नेम की वैल्यू क्या है, अब मैंने तो रिप्लेस कर दी, मैंने तो कंपाइलर को बोला कि रिप्लेस कर दो उसको खान के साथ। अब उसने चेक किया, उसने बोला ये तो खान है, उसने कंसोल में क्या दिखा दिया, खान दिखा दिया। तो आप जो है वो अपने हिसाब से दोबारा रीइनिशियलाइज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर क्यों करेंगे हम दोबारा इसको, एक दफ़ा हमने वेरिएबल बना दिया, हम उसको क्यों चेंज करेंगे? भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल से रियल, अब आप चाह रहे हो कि भाई आप स्पेसिफिक वेरिएबल्स के साथ जो है वो आप काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर आपने जो है एक लॉजिक लगाई कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कोई डेटा स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल हार्ड कोडेड, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपने कोई कंडीशन बनाई कि आप एक जो है वो स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आप सिर्फ उसी को एंटर कर सकते हो जो 18 हो या 18 से प्लस हो। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने जो है वो मैसेज डिफाइन कर दिया कि भाई मैसेज क्या आएगा हमारे पास, कंडीशंस आप लगा रहे हो, आपने एक पूरा फंक्शन बना दिया, आपने जो एक मैसेज बना दिया कि यू आर आउट ऑफ 18, इस तरीके का आपके पास एक कस्टम मैसेज था, आपने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने कंडीशन चेक करी कि अगर यूज़र जो है वो 18 से कम है, सॉरी 18 से ज़्यादा, हाँ 18 से कम है, तो आप क्या करोगे, जो आपने वेरिएबल का नाम रखा था वही वेरिएबल कॉल कर दोगे, अलर्ट के अंदर आपने कॉल कर दिया वही वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या आ गया, यू आर आउट ऑफ 18। अब क्या हुआ, एल्स की कंडीशन चली। अब आप बोल रहे हो कि भाई एल्स की कंडीशन के अंदर अब तो जो मेरे को मैसेज दिखाना है वो ये दिखाना है कि भाई हाँ कांग्रेट्स, आप जो है वो 18 प्लस हो, आप इस स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, उस स्पेसिफिक एल्स के अंदर जाके इस नेम को, इस स्पेसिफिक वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करके उसके अंदर मैसेज चेंज करोगे, उसके बाद जो है अलर्ट दिखाओगे, तो उसके अंदर आप कौन सा मैसेज आएगा, जो आपने उससे ऊपर जो है वो रीइनिशियलाइज किया है। तो वेरिएबल्स को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर रीइनिशियलाइज कर सकते हो। आपने एक दफ़ा वेरिएबल बनाया, आप नीचे जाके उसको दोबारा चेंज कर सकते हो, उसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने एफ नेम एज दे दिया तो मेरे पास कोई एरर थ्रो नहीं होगा, मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ एज, तो अब उसने क्या किया, इसके अंदर एज स्टोर कर लिया। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ, पहले उसकी मेमोरी के अंदर सेव हुआ, एफ नेम के अंदर अयान, उसने फिर आपने कंसोल डॉट लगाया, उससे बोला कि भाई एफ नेम मेरी मेमोरी के अंदर तो अयान सेफ है, तो अयान इसके अंदर मैं आउटपुट दिखाऊंगा, उसने कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट अयान दिखा दिया। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे गया, मेरी 13 लाइन के ऊपर, उसमें मैंने बोला
कि भाई आप क्या करो, इसके अंदर हमारे पास जो है 10 दिखा दो, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको रिइनिशियलाइज कर दो, अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो डेटा सेव होगा वो स्टोर होगा 10, अयान नहीं होगा। अब वो अयान को जो है वो फॉरगेट कर जाएगा, भूल जाएगा। अब जो दोबारा मैं इसको प्रिंट करूँगा वो चेक करेगा कि भाई हाँ इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। पहले तो एफ नेम के अंदर अयान स्टोर थी, लेकिन यूज़र ने क्या किया, उसको रिइनिशियलाइज करके चेंज कर दिया। तो अब जो स्पेसिफिक एफ नेम है ना, उसकी वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो अब वो कंसोल के अंदर क्या आउटपुट दिखाएगा, 10 दिखाएगा। तो आप वेरिएबल्स को रीइनिशियलाइज भी कर सकते हो। कहने का मकसद ये था, ये समझाने का मकसद ये था कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स पे काम करते हैं, डायरेक्ट नंबर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। नंबर के ऊपर क्या कर रहा है, वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर के अंदर जो वो ऑलरेडी है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब आपने बोला कि सर ये चीज़ समझ में आ गई, अब हम देख लेते हैं कि भाई प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ रीइनिशियलाइज वेरिएबल, कमेंट में डाल देता हूँ ताकि मैं कोड जो है पुश करूँगा तो आपको पता चल जाए कि भाई ये टॉपिक किस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास चलें, ठीक है। मैं अब जो है वो हमने कोड भी कुछ डिलीट कर दिया है, मैं लाइन बाय लाइन जो है वो लिख दूंगा, जो हम कोड पुश करूंगा मैं गिटहब के ऊपर, ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले ही इंक्रीमेंट कर दो, नॉट आफ्टर द कंपाइलिंग। आपने बोला कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया एज, उसके अंदर आपने वैल्यू लिख दी 20। आपने एक कंडीशन बनाई एक सर्टेन कि भाई हर साल क्या होगी, उसके अंदर एक हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा एक वन का, क्योंकि आपकी हर साल एज क्या है, बढ़ती रहती है। तो आप फॉर सपोज करो कि आपने जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाई है, तो हर साल क्या होगा, हर साल उसके अंदर एक एक जो है आपके पास +1 करता रहेगा, एक वैल्यू आपके अंदर आपके पास के अंदर इंक्रीमेंट करता रहेगा, उसके अंदर सम करता रहेगा। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली लिखता हूँ console.log। अब मैं लिखता बातें नहीं करें, एज +1, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, मैंने इसकी जगह इसको शॉर्ट हैंड वे में बोल दिया कि प्लस एज, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, या वेरिएबल के अंदर ही लिख देते हैं, वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू एज, ठीक है। उसके अंदर मैंने बोला कि अब इसकी न्यू एज क्या है, प्लस एज। अब मैं इसको कंसोल करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, क्या आएगा आउटपुट मेरे पास, 20 आएगा या 21 आएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट तो मैंने आपको बताया था ना कि पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इसके अंदर तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट पहले ही कर देता है बिफोर द कंपाइलिंग, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इसके अंदर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर होगा ही होगा। ये एक समझो एक शॉर्ट हैंड हम जो है वो वे लिख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं जी, जी हमने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से, आप बातें करेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, लेकिन अगर आप समझेंगे तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगा कहाँ पर ये यूज़ हो रहा होता है, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो देखें सब, आप लोग तो अपनी बातों में लगे हुए हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा एज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला क्या कर दो मैंने बोला कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, क्या करो सिंपल इसको प्रिंट कर दो, कुछ भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। प्रिंट कर दो 20, जो हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की थी वही आ गई। अब मैं इसके बोल रहा हूँ कि भाई क्या करो, इसके ऊपर आप
क्या करो, पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो अप्लाई कर दो। अब मेरे पास क्या आ रहा है 21। अब आप बोलें कि भाई, अब मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो कि भाई जब भी जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो ना उसके अंदर एक प्लस करते रहो। अब मैं जाऊँगा, अब 23 की लाइन का आउटपुट क्या आएगा? क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ ऐसा? तो फिर बिहाइंड द सीन क्या हुआ? बिहाइंड द सीन क्या हुआ? बिहाइंड द सीन ये हुआ कि एज वेरिएबल को दोबारा उसने क्या किया, इनिशियलाइज किया, और क्या किया, एज वाली वैल्यू के अंदर +1 कर दिया। अब आप ये बार बार लिखते ना, कोड क्या हो जाता, मेसी हो जाता, बड़ा कोड हो जाता। तो ये शॉर्ट एंड वे इंक्रीमेंट करने की हमारे स्पेसिफिक। अब आप काउंटर ऐप बनाओगे, काउंटर ऐप में क्या होगा, यही होगा ना कि इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक यूज़र क्लिक करेगा। वो एक फंक्शन होगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे स्पेसिफिक बटन के ऊपर, तो आपको क्या करना है, पुरानी वैल्यू के अंदर एक नई वैल्यू ऐड करानी, फिर पुरानी वैल्यू के अंदर दोबारा नई वैल्यू ऐड करानी। तो क्या करोगे, हर दफ़ा इनिशियलाइज करके +1 ही करते रहोगे। क्या हो जाएगा, इससे कोड बड़ा हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। अब लूप चला रहे होंगे आप उसके ऊपर आगे, लेकिन क्या कि कोड फिर भी मेसी होगा। आप दोबारा उसको जो है वो इनिशियलाइज कर होंगे, दोबारा उसको फिर उसके अंदर फिर प्लस कर होंगे, फिर इनिशियलाइज कर होंगे, फिर प्लस कर होंगे, कोड हमारा मेसी हो जाएगा। हमें रीयूजेबल कोड बनाना है, साफ सुथरा कोड बनाना है, कम लाइन ऑफ कोड लिखना है, इजीली जो है डेवलपर्स जो है उसको जो है वो रीड कर पाए। तो ये क्या है, जो मैंने 22 लाइन के ऊपर जो मैंने कोड लिखा है ना, उसका जो है वो शॉर्ट एंड वे कि आप डायरेक्ट क्या कर दो, ++एज कर दो। इसका मकसद क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये सेम क्या है, इस ही के जो है वो इक्वल है। हम क्या करते हैं, अगर हमें प्लस करना था उस पुरानी वैल्यू के अंदर, तो हम एज के आगे प्लस लगाते, तो क्या होता कि आप एज की नई वैल्यू क्या आ जाती, 21 हो जाती। तो उसने क्या किया, मैंने बोला कि क्या करो भाई, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, तो उसने सेम यही काम क्या किया, शॉर्ट एंड वे से कर दिया, एज के अंदर +1 कर दिया। जी, प्लस की जगह नहीं आ जाएगा, 1 प्लस एज लिखूंगा तो मैं 22 नहीं आएगा, 21 आएगा। नहीं तो वो भी तो यही कर रहा है। आप यहाँ प्लस लिखोगे ना, तो फिर नीचे वाली वैल्यू के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपने टेम्पररी तौर पे किया है, आपने रीइनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, ये मकसद समझो कि +1 तो वो कर रहा है, लेकिन वो रीइनिशियलाइज भी कर रहा है, वो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस एज लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं नहीं कर रहा पोस्ट इंक्रीमेंट, मैंने 1 प्लस एज लिखा, 1 प्लस एज लिखा, क्या आउटपुट आएगा मेरे पास दोनों जगह, क्या आउटपुट आएगा, 21। लेकिन काउंटर ऐप में क्या होता है, नई वैल्यू के अंदर एक वैल्यू प्लस हो रही है, पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू प्लस कर दो, ये नहीं कि उसको भूल जाओ। 22 हुआ था, अब वेरिएबल की वैल्यू 22 कर दो, उसमें एक और जो है नंबर प्लस हो गया। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 23 हो गई, उसके अंदर एक और नंबर प्लस हो गया। तो क्या करना है हमें, हमें जो है वो हर स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, उसके अंदर जो है +1 करना है, और पुराने वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो। अब जो हमारे पास नई वैल्यू थी वो चले जाए पुरानी वेरिएबल के वैल्यू के अंदर, और उसके अंदर 1 एक और प्लस हो जाए। तो ये काम करने के लिए हमने पढ़ा था कि भाई क्या कर दो, फिर आप क्या करो, एज को दोबारा इनिशियलाइज करो। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, एज को दोबारा इनिशियलाइज करो, एज के अंदर क्या कर दो, एज +1 कर दो। ठीक है, एज की वैल्यू थी क्या थी हमारे पास 20, और अब क्या हुआ हमारे पास +1, अब एज की वैल्यू क्या हो गई 20। अब मैं यहाँ कंसोल करूँगा तो क्या होगा, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है भाई 22 हो गई, सही कहा आपने, सॉरी 21 हो गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब दोबारा जो मेरी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो उसके अंदर एक और प्लस हो जाए मेरी वेरिएबल के अंदर। तो मैं बोलता हूँ वार, अब क्या करो, एक काम करो भाई, जो हमारी एज की जो भी वैल्यू थी ना उसके अंदर क्या करो, एक और वैल्यू प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो एक और। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, अब मेरे पास एज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये एक तरीका था, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते रहो, हर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको सम करना है स्पेसिफिक। अब आप क्या करोगे, हमेशा क्या नए रीइनिशियलाइज ही करते रहोगे कि वेरिएबल्स को आपको सम करते रहना है, हर लाइन के एग्जीक्यूट के ऊपर एक नंबर इंक्रीमेंट हो। तो हमने बोला कि नहीं भाई, इसका शॉर्ट एंड वे है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि क्या करो भाई, आप नहीं करो, एक काम करो, आप कोई नई वेरिएबल डिक्लेयर मत करो, आप क्या करो, उस स्पेसिफिक वैल्यू के आगे प्लस प्लस लगा दो। तो मैं क्या करूँगा, नई बिहाइंड द सीन यही काम करूँगा जो मैंने अभी करा मैनुअली जाके, वो बिहाइंड द सीन यही कर रहा होगा कि एज की वेरिएबल के अंदर जो पुरानी मेरी एज की वैल्यू थी 20, उसके अंदर एक और प्लस कर देगा। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब इधर इसकी वैल्यू क्या हो गई 21, मेरे कंसोल में 21 आएगा या मेरे वेरिएबल की वैल्यू ही 21 हो गई है,
वेरिएबल की वैल्यू क्या है मेरी अभी? क्या है मेरी वेरिएबल की वैल्यू? जी हाँ, मेरी वेरिएबल की वैल्यू क्या है अभी? 20 है, 21 है? कौन बोल रहा है 20 है? मेरी असल में वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई अब 21 हो गई है। अब इसके बाद जो है मैं कंसोल में अगर वेरिएबल लिखूं, मैंने तो उसको ऊपर बोल दिया कि भाई इसके अंदर क्या करो, +1 कर दो। तो आप बोलोगे सही है सर, हो तो यही रहा है कि 1 के अंदर जो है हमारे पास 20 प्लस हो रहा है, तो आउटपुट हमारे पास 21 आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ मैं नीचे एक्सेस करना चाह रहा हूँ अपने एज की वैल्यू को। क्या वैल्यू, क्या प्रिंट होगा मेरे पास? एज अब मेरे पास 20 हुआ या 21? वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ मेरे पास? चेक कर लेते हैं जाके आउटपुट के ऊपर। 21। क्यों? उसने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट उस वेरिएबल के अंदर +1 करके नई वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। मैंने उसको बोला कि वेरिएबल की एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसका जो एज है उसको मैंने रखा 20। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो दोबारा जो री इनिशियलाइज करके उस स्पेसिफिक एज की वैल्यू 21 कर दो। तो मैंने बोला कि पुरानी वैल्यू जो भी थी मेरी एज की उनके अंदर प्लस कर दो। मैंने बोला 20 को 21 कर दो, या मैंने बोला एज के अंदर +1 कर दो, बात तो एक ही है ना, एक ही बात है। अब क्या हुआ कि अब मैंने बोला, और मैंने क्या बोला कि भाई अब इसके अंदर जो मेरे पास एज +1 आया था ना, एज +1 था 21। तो मैंने बोला कि भाई क्या करो, इस वेरिएबल के दोबारा जो है इसको रीइनिशियलाइज करो। अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, जो मेरा एज था उसके अंदर +1 करके जो मेरे पास आउटपुट आएगा ना, वही वैल्यू सेव कर दो एज के अंदर। अब एज +1 कितना था हमारे पास? 21। तो उसने क्या किया, अब जो मेरे पास नई वैल्यू सेव हुई वो हुई 21। मेरे एज की वेरिएबल के अंदर जो नई वैल्यू सेव हुई वो हुई 21। तो अगर अब मैं जाके इसको कहीं भी एक्सेस करूंगा ना, कहीं भी, तो मेरे पास अब जो नई वैल्यू है ना मेरे पास एज की, वो क्या है? 21। ठीक है, इधर ये जो मैंने वे बोली थी, मैंने बोला ये काम तुम शॉर्ट एंड वे से कर दो। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? बस बस, मैं पता है 9 बज गए, नजर आ रहा है मुझे भी। ये आया नहीं आया समझ में? पक्की बात है? बस अब तो समझ में आएगा ना, भागने की जल्दी हमें। चल, पोस्ट इंक्रीमेंट आ गया भाई। सिंपली क्या है, शॉर्ट एंड वे नई वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का। अब तुम इसको कंसोल के अंदर एग्जीक्यूट करो, नए वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूट करो, वो क्या करेगा, उसके अंदर नई वैल्यू को सम करता ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एज प्लस प्लस, मैंने लिखा यहाँ पर एज प्लस प्लस, क्या आएगा मेरे पास? आउटपुट में देखा मैंने जाके, अच्छा ये सही है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 20। क्यों आ रहा है 20? कि ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये एक टाइम एक स्पेसिफिक कंडीशन का डिले लेगा। ठीक है, अब मैं जाके जो है ना एक और कंसोल लगाता हूँ, या मैं कंसोल में सिंपली यहाँ पर जाके एज लिखता हूँ। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के अंदर उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में ये डिफरेंस होता है कि वो क्या करता है, ऑन द रन टाइम के ऊपर ही उसके अंदर एक सम कर देगा। लेकिन जो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होती है, जब नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, उसके अंदर वो हमारे पास जो है वो अपडेटेड वैल्यू आ रही होगी। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि भाई क्या करो, एज के अंदर +1 कर दो। तो उसने क्या किया कि उसने बोला ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है आपने बोल दिया मैं कर दूंगा। अब आप जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करोगे ना, मैं ये काम जब करूंगा, मैं पोस्ट जो है पहले ही नहीं करूंगा, प्री नहीं करूंगा ये काम। बस बैग पैक कर लिया, घर जाना है हमें, पढ़ना तो हमें है ही नहीं। बस टाइम की पाबंदी, ठीक है। तो फिर टाइम की पाबंदी आप लोग भी करा करें, फिर टाइम पे आया करें ना।
अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट मैं समझा दूं, एक दफ़ा और रिपीट कर दूंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में फ़र्क ये होता है कि प्री इंक्रीमेंट कंपाइल टाइम के ऊपर ही ऑन द रन टाइम ही उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। मैंने इसको बोला क्या करो प्लस प्लस एज, उसने रन टाइम के ऊपर ही क्या किया, उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया, 20 के अंदर 1 प्लस कर दिया, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। रन टाइम के ऊपर ही कंसोल के अंदर उसने क्या किया। अब मैं अगर इसको बोलूँ ना कि एज प्लस प्लस 1, वो बोला ठीक है मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन को नोट कर लिया है, लेकिन ये आउटपुट जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, ये मैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे करूंगा। ठीक है, आपने बोला कि एज के अंदर प्लस प्लस 1 कर दो, मैं अभी नहीं करूंगा इंक्रीमेंट। अब तुम जो नेक्स्ट लाइन के ऊपर कोड एग्जीक्यूट करोगे ना, उसके अंदर तुम्हें ये इंक्रीमेंट हुआ वही मिलेगा कोड। तो मैं अगर जाके देखूँ तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो मैंने कंसोल डॉट लगाया था एज प्लस प्लस, मैंने बोला कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट इसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो उसने 20 को क्या कर दिया, 21 कर दिया। वो उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। वो मेरे से ले लेगा कि भाई यूजर ने बोला कि एज के अंदर एक प्लस करना है 1, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कब करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे। ये लाइन के बाद जो भी लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, मैं उसके अंदर वो एलोकेट कर दूंगा। अब आप कहीं भी कंसोल लगाओ आपको इंक्रीमेंट वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, प्री इंक्रीमेंट बोलता है कि भाई यूजर ने बोला ना प्लस प्लस एज, तो मैं अब क्या करूंगा, इसी लाइन के ऊपर इसके अंदर एक एज, इसके अंदर जो है ना एक 1 प्लस कर दूंगा। तो उसने क्या किया, इस लाइन के ऊपर गया, 20 के अंदर क्या किया उसने, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दी, पहले ही कर दी। तो उसने बोला अब एज की वैल्यू क्या हो गई है, लाइन नंबर 23 पे 21, और लाइन नंबर 22 पे क्या 24 पे क्या हो गई है, मैं यहाँ लिखता हूँ लाइन नंबर 23, और इसको बोलता हूँ कि ये हमारे पास है लाइन नंबर 24। बस एंड करें, सब्र करें। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास लाइन नंबर 23 पे उसकी वैल्यू थी 21, और लाइन नंबर 24 पे हो गई 22। मतलब उसने पोस्ट इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दी, उसने 23 पे जो इंक्रीमेंट को स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि यूजर ने मुझे बोला है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी रन टाइम के ऊपर इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की तरफ जाऊं, मैंने बोला एज प्लस प्लस, एज प्लस प्लस, तो वो बोलेगा कि मैं जो है वो 23 वाली लाइन को 24 पे एग्जीक्यूट करूंगा, 24 वाली लाइन को 25 पे एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैं जाके कंसोल में जाके देखूं तो उसने क्या किया, हाँ उसने क्या किया कि भाई मेरे पास एज थी 20, मैंने बोला 23 वाली लाइन पे क्या इसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट करो। उसने बोला ठीक है, इसने मुझे बोला पोस्ट इंक्रीमेंट करो। ठीक है, इसने मुझे बोला कि एक नंबर इंक्रीमेंट करना है, लेकिन मैं इसमें इंक्रीमेंट कब करूंगा, लाइन नंबर 24 पे। तो उसने क्या किया, लाइन नंबर 24 के ऊपर एक इंक्रीमेंट किया। मैंने लाइन नंबर 24 पे भी बोला अब इसके अंदर क्या करो, एक और बार पोस्ट इंक्रीमेंट करो। अब वो उसको इंक्रीमेंट कब करेगा, लाइन नंबर 25 के ऊपर। मतलब वो क्या करता है कि एडवांस के अंदर आपसे डेटा ले लेता है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करे, क्या करेगा, उसकी बाद वाली लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, कि उसने यूजर से डेटा ले लिया, लेकिन उसको क्या करेगा, वो उसको प्रिंट वो करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं जाकर यहाँ पर लिखूँ लाइन नंबर 25, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एज प्लस प्लस। तो मेरे पास 23 पे आउटपुट आएगा 20, क्योंकि उसने बोला कि भाई पोस्ट के अंदर इंक्रीमेंट करना है, बाद के अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, मैंने यूजर से डेटा ले लिया है। अब उसने बोला 24 के ऊपर, यार यूजर ने तो जो है ना एक नंबर इंक्रीमेंट किया है, तो अब इसकी वैल्यू जो हो गई वो 21 हो गई है, क्योंकि इसने हमने बताया उसको यहाँ पर, लेकिन उसने इसको एग्जीक्यूट कहाँ किया, लाइन नंबर 24 पे। उसने बोला ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 21 हो गई है। अब मैंने बोला कि ठीक है भाई आपने प्रिंट भी करा दिया, अब आप क्या करो, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, एक और +1 कर दो। उसने बोला ठीक है मैंने यूजर की वैल्यू स्टोर तो कर ली है, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट क्या करूंगा, 25 लाइन पे करूंगा। एक आप समझ लो कि एक लाइन का वो डिले ले रहा है, और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, उसी वक्त उसके अंदर रन टाइम के ऊपर इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, उसके अंदर रन टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, उसमें सम कर रहा है। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके अंदर उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। समझ में आया कुछ, पक्की बात है या ऊपर से गया अभी भी? माइनस का मंडे को बताते हैं, ठीक है, वो भी सेम यही है। यही समझ में नहीं आ रहा इनको, वो क्या समझ में आएगा जी। मंडे को बूटस्ट्रैप की क्लास होगी, क्या कह रहे हैं, बूटस्ट्रैप की, हाँ मंडे को। चलें ठीक है, मंडे को बूटस्ट्रैप की क्लास कर लेते हैं मंडे को मैं, लेकिन आपको अटेंडेंस जो है वो फुल रखनी है।
आप लोग एक काम करें, कोई अच्छा सा प्रोटोटाइप मुझे सेंड करें, जो भी अगर आपको लग रहा है कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम ईजिली एक ही क्लास में बना सकते हैं होम, और वो 4-5 पेज का। और आपका जो है वो टास्क ये होगा कि जितने भी हम टॉपिक तो सुनते जाएं, बस भागने की जल्दी लगी रहती है सबको। असाइनमेंट तो सुन लें, टास्क क्या है, पूरा वीकेंड हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हमें पहले समझना है कि क्या होता है। आप घर पे भी समझे, मंडे को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। उसकी मदद से हमें एज एक स्पेसिफिक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट से भी उसके अंदर सम करना है और प्री इंक्रीमेंट से भी सम करना है, और हमारे पास कमिट भी होनी चाहिए। चले मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा, जाए।